ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी एक इश्क की शुरुआत का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 30। इससे पहले के सारे एपिसोड्स मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो जिसने अभी तक नहीं सुने हैं पहले उनको सुन ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। श्रेष्ठा लैपटॉप की स्क्रीन को देख ही रही थी कि अचानक से वो लैपटॉप को उठाकर फेंक देती है। ध्रुव बस श्रेष्ठा को देखता रहता है। श्रेष्ठा लैपटॉप को देखते हुए, ये सब झूठ है, ये नहीं हो सकता। ध्रुव श्रेष्ठा के कंधे पर हाथ रखता है तो श्रेष्ठा तुरंत ध्रुव के गले लग जाती है। श्रेष्ठा गले लगे हुए कहती है, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, ये सब झूठ है। ध्रुव श्रेष्ठा की पीठ पर हाथों से सहलाते हुए आंख बंद कर लेता है। श्रेष्ठा बहुत देर तक ध्रुव के गले लगी रहती है। ध्रुव धीरे से श्रेष्ठा से अलग होकर उसे देखने लगता है। श्रेष्ठा की आंखों में दर्द दिख रहा था। ये देखकर ध्रुव अपने सिर से श्रेष्ठा के सिर को जोड़ आंखें बंद करके कहता है, आई एम सॉरी बेबी। श्रेष्ठा की आंखों से एक बूंद आंसू गालों से होते हुए गिर जाता है। ध्रुव आंखें खोलकर श्रेष्ठा की आंसुओं को पोंछते हुए, यू ट्रस्ट मी ना? श्रेष्ठा हाँ में सिर हिलाकर रूखे गले से कहती है, खुद से भी ज़्यादा तुम पर मुझे विश्वास है। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में देखने लगता है। ध्रुव, बहुत डर लग रहा था कि मैं तुम्हें ये सब के बारे में कैसे बताऊं। बहुत दिनों से मैं इस वजह से बहुत डिस्टर्ब था, लेकिन आज जब तुमने ये कहा कि तुम मुझसे पहले नफरत करती थी तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिल गई। श्रेष्ठा बीच में ही कहती है, कब हुआ ये सब? बोलते हुए श्रेष्ठा बहुत ज़्यादा सीरियस होकर ध्रुव को देखने लगी। ध्रुव, कुछ दिन पहले जब मैं डील के लिए यूरोप गया था, तब डील के दौरान पार्टी में किसी ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था, जिसकी वजह से मुझे उस रात का कुछ भी याद नहीं। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं इस लड़की के साथ बेड पर था, वो भी ऐसी हालत में कि मैं खुद समझ नहीं पाया कि आखिर मैंने ये कैसे कर लिया। कहते हुए ध्रुव की आंखों में एक गिल्ट दिखने लगता है। श्रेष्ठा अपने हाथों में ध्रुव के चेहरे को भरकर उसके माथे को चूम लेती है और आंखों में देखते हुए कहती है, आई रियली ट्रस्ट यू ध्रुव। मुझे पता है कि तुम होश में रहकर कभी ये सब नहीं करते। ध्रुव एकटक श्रेष्ठा की आंखों में देखने लगता है। श्रेष्ठा एकदम से गुस्से में कहती है, तुम बस मुझे उस लड़की के पास लेकर जाओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें छूने की? ध्रुव एकदम सीरियस होकर कहता है, तुम्हें क्या लगता है उसकी ऐसी हरकत के बाद वो जिंदा रहती? मैंने उसी वक्त उसी बेड पर उसकी जान ले ली। ये सुनकर श्रेष्ठा ध्रुव के गले लग जाती है। ध्रुव शांत सा श्रेष्ठा की पीठ पर हाथ रखता है। इधर काव्या अपने हाथ में पिल्स की बोतल लिए उसे गौर से देख रही थी। वहीं आदित्य स्टडी रूम में लैपटॉप की स्क्रीन पर काव्या को देख रहा था। बहुत देर तक देखने के बाद काव्या पिल्स की बोतल खोलती है। काव्या को ऐसा करता देख आदित्य के अंदर डर पैदा होने लगता है, लेकिन फिर भी वो वैसे ही बैठा रहता है। काव्या कुछ पिल्स हाथों में लेकर देखने लगती है। पिल्स को देखते हुए अचानक से काव्या के कानों में एक आवाज़ गूंजने लगती है, वाइफी, तुम्हें मेरी कसम तुम कभी भी वो पिल्स नहीं लोगी। ये सुनाई देते ही काव्या पिल्स को फेंक देती है और चिल्लाते हुए रोने लगती है। वो अपने दर्द को सहन ही नहीं कर पा रही थी। आदित्य जल्दी से कमरे की तरफ दौड़कर जाता है। कमरे में पहुंचते ही आदित्य सीधे काव्या को गले लगा लेता है। काव्या रोते हुए कहती है, क्यों हर बार मेरी वजह से किसी न किसी की जान चली जाती है? आदित्य काव्या को संभालते हुए कहता है, खुद को संभालो वाइफी। काव्या आदित्य को जोर से धक्का देती है और रोते हुए चिल्लाकर कहती है, संभालने लायक आपने छोड़ा ही कहाँ है? मौत की वजह मुझे बनाकर आपने मुझे इस कदर तोड़ दिया है कि मैं खुद को संभालने के लिए इस दवाई का सहारा तक नहीं ले पा रही, क्योंकि आपने अपनी कसम देकर मुझे बांध लिया। मैं अपनी कसम भी तो नहीं तोड़ सकती। आपने इतना गलत किया, फिर भी मैं आपसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ। इन सब से दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं आपके बगैर रह भी तो नहीं सकती। मेरा प्यार हमेशा सही राह पर चलता था, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि एकदम उसने इतना गलत कदम उठा लिया? क्या आपके लिए मेरा प्यार कम पड़ गया था? आपको पता था कि मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ गले ही तो लगी थी, सोई तो नहीं थी ना उसके साथ। काव्या ने इतना ही बोला था कि आदित्य काव्या को एक थप्पड़ मार देता है। काव्या सीधे बेड पर गिर जाती है। काव्या सिर उठाकर आदित्य को देखती है, जो गुस्से से काव्या को ही देख रहा था। काव्या के होंठों के कोने से हल्का खून भी बह रहा था। आदित्य एकदम से काव्या के हाथ को खींचकर खड़ा करता है और कंधे पर जोर से पकड़कर, मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। खुद को समझती क्या हो? हर बार हर वक्त बस तुम मुझे हर्ट करती रहती हो।
और आज तो हद कर दी तुमने। जो मन में आया बस बक देती हो। ये कभी नहीं सोचती कि मुझे इस सब से कितनी तकलीफ होगी। कभी तुमने ये सोचा जो मैं कर रहा हूँ उसके पीछे की वजह क्या है? मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम ही इम्पोर्टेंट नहीं हो, मेरा पूरा परिवार भी है। जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तब तुम अपनी इन बातों को लेकर बहुत पछताओगी। मैंने जो किया वो करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कहते हुए आदित्य रुक जाता है। काव्या एकटक बस आदित्य को देख रही थी। आदित्य की पकड़ काव्या के कंधे पर ढीली होने लगती है। वो काव्या के चेहरे को देखता है जो आदित्य के थप्पड़ मारने की वजह से गाल सूज चुके थे। होठों से बहता खून बहुत ज़्यादा दिखने लगता है। ये सब देखकर आदित्य काव्या को छोड़कर दीवार पर जोर से पंच मारता है। काव्या आदित्य को देख कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य काव्या के पास आकर उसके होठों से बहते खून को अंगूठे से पोंछ लेता है। काव्या आंखें खोलकर आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, क्यों करती हो तुम ऐसा कि मैं खुद को तुम्हें हर्ट करने से रोक ही नहीं पाता? ये सब बोलते हुए तुम्हारी जुबान एक बार भी नहीं लड़खड़ाई। गुस्सा अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह, लेकिन ये शब्द तुम्हारी जुबान पर आ भी कैसे सकते हैं? ऐसे शब्द बोलने से अच्छा तुम मेरे दिल में खंजर घोंप देती। काव्या को अब एहसास होने लगता है कि उसने बहुत बड़ी बात कह दी जो आदित्य के दिल को छलनी करने के लिए काफ़ी थी। ये सब एहसास होते ही काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आंसू भरी आंखों से आदित्य को देखते हुए रूखे गले से कहती है, सॉरी। आदित्य काव्या की आंखों में देख उसकी ओर बढ़ होठों से आंखों को चूम लेता है। काव्या की आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद होते ही काव्या के आंसू गालों पर लुढ़क जाते हैं। आदित्य थोड़ा पीछे होकर काव्या के आंसुओं को पोंछता है। अचानक से काव्या के मुंह से आह निकल जाती है। आदित्य देखता है तो काव्या का गाल अब पूरा लाल हो चुका था, जिससे आदित्य के छूने से काव्या को दर्द होता है। काव्या को बैठाकर आदित्य फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसके गालों पर धीरे धीरे दवाई लगाने लगता है। काव्या बस आदित्य को देखती रहती है। दवाई लगाने के बाद आदित्य काव्या को देखने लगता है। दोनों की नज़र आपस में मिल जाती है। नज़रें मिलते ही जैसे दोनों का पल वहीं थम सा जाता है। दोनों अपनी नज़रों में पूरी तरह से खो जाते हैं। नज़रों में खोए हुए काव्या कहती है, क्या प्रिंस को मारने के पीछे वो वजह नहीं है जो मैं समझ रही हूँ? आदित्य ये सुनकर कुछ देर तक काव्या को देखता है, फिर उठकर सीधे कमरे से चला जाता है। काव्या बस आदित्य को देखती रह जाती है। आदित्य स्टडी रूम में जाता है। तभी ध्रुव आकर कहता है, आदित्य, दुश्मन ऐसे छुप कर बैठा है कि आगे आने का नाम तक नहीं ले रहा। वो जो चाहता था सब कुछ तो हो रहा है, पर दुश्मन का नामो निशान तक नहीं है। ध्रुव के बोलने पर आदित्य कोई रिएक्ट नहीं करता। उसके कुछ रिएक्ट ना करने पर ध्रुव आगे बढ़कर आदित्य के आगे खड़ा होकर देखने लगता है। आदित्य आंखें बंद करके खड़ा था। उसे ऐसे देख क्या हुआ? क्या फिर से काव्या से झगड़ा हुआ? आदित्य आंखें बंद करके कहता है, मैंने उसे थप्पड़ मारा। ध्रुव एकदम हैरानी से, व्हाट? आदित्य आंखें खोलकर अपने हाथ को देखते हुए, इसी हाथ से मैंने उसे थप्पड़ मारा, कहकर आदित्य जोर से अपने हाथ को कांच की टेबल पर मारता है। ध्रुव आदित्य के हाथ को देखता है जिसमें कांच घुस चुकी थी और हाथ खून से सन चुका था। ध्रुव आगे बढ़कर आदित्य को सोफे पर बिठाता है और खुद भी बैठ उसके हाथों में धंसते कांच को निकालने लगता है। कांच निकलने पर भी आदित्य के चेहरे पर एक दर्द तक नहीं दिखता। ध्रुव आदित्य के हाथों का एक कांच निकालते हुए, कहीं ये गेम खेलकर हम गलत तो नहीं कर रहे, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा तुम दोनों का रिश्ता इफेक्ट हो रहा है। तुम कहो तो हम यहीं इस गेम को रोक दें। आदित्य झट से जवाब देता है, नो, इतने मुश्किल से हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। अगर हमने यहीं रोक दिया तो हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, कौन है, क्यों है, किस लिए ये सब करना चाहता है। ध्रुव हाँ में सिर हिलाता है। इधर दत्ता मैंशन में अनुराग सपना के कमरे में बेड पर बैठा था। अनुराग के गले लगे हुए सो रही थी और सपना अनुराग के पास बैठी थी। उसकी नज़रें बस अनुराग पर टिकी थी जो अनु की पीठ को सहला रहा था। सपना अनुराग को देखते हुए कहती है, माँ मुझसे आधी रात को यहाँ आने की वजह पूछ रही थी। अनुराग सपना को देखकर, तो तुमने क्या कहा? सपना खामोशी से अनुराग को देखकर अपना सिर उसके कंधे पर रख देती है। अनुराग सपना के सिर को सहलाते हुए, सपना, अगर अनु की बात ना होती तो मैं कभी तुम्हें यहाँ नहीं आने देता। घर की कंडीशन अब बिल्कुल ठीक नहीं है। झगड़े होते रहेंगे तो अनु पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। सपना आंखें बंद किए, हमें पता है, पर हम घर की बात माँ को नहीं बताना चाहते। मेरे ना बताने से माँ बहुत परेशान है।
उन्हें लगता है कि हमारा झगड़ा हो गया है और वो तो ये भी कह रही थी कि ऊंचे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने का यही नतीजा हो रहा है। अनुराग सपना को देखने लगता है। सपना सिर उठाकर अनुराग को आंखों से इशारा करती है। इस पर अनुराग अनु की तरफ इशारा करता है। सपना उठकर अनु को अनुराग से अलग करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती, क्योंकि अनु ने कसकर अनुराग की जैकेट को पकड़ रखा था। ये देखकर अनुराग मुस्कुराने लगता है और सपना बुरा सा मुंह बना लेती है। अनुराग एक हाथ से अनु को पकड़कर दूसरा हाथ फैलाए हुए, ऐसे भी तुम मुझे हक कर सकती हो। सपना मुस्कुराते हुए अनुराग के गले लग जाती है। सपना, इन कुछ दिनों में मैंने आपको बहुत मिस किया। सपना के इतना बोलते ही अनु नींद में कहती है, आई रियली मिस यू पापा। अनुराग मुस्कुराते हुए अनु के माथे पर किस करता है, फिर सपना के माथे पर, दोनों को बाहों में भरकर। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है, मैंने भी तुम दोनों को बहुत ज़्यादा मिस किया। इधर प्रीत अपने दर्दों को संवारे सो रही थी। तभी अर्जुन बैल्कनी से आता है। वो कमरे में देखता है तो तुरंत प्रीत की ओर बढ़ जाता है। अचानक उसे कुछ याद आता है। वो दरवाजे की तरफ जाकर उसे अंदर से लॉक कर देता है। प्रीत गहरी नींद में सो रही थी। अर्जुन प्रीत के बगल में लेटकर उसे बाहों में भर लेता है, क्योंकि अर्जुन को पता चल चुका था कि प्रीत रात को ना सोकर सुबह नींद की गोली लेकर सोती है, जिससे उसके उठने के बहुत कम चांसेस थे। अर्जुन बहुत गौर से प्रीत के चेहरे को देखते हुए उसके सिर को सहलाने लगता है। इधर सुबह जब रोहान की नींद खुलती है तो उसे अपने करीब किसी के होने का एहसास होता है। रोहान साइड में देखता है। सरा रोहान के सीने में छुपी हुई थी और उसके हाथ रोहान की पीठ पर थे। रोहान सोरा के कंधे को पकड़कर थोड़ा दूर करता है और सोरा के चेहरे को बड़े गौर से देखने लगता है। सोरा के चेहरे से बस मासूमियत छलक रही थी। रोहान सोरा के चेहरे को देखते हुए मन में कहता है, क्या सच में तुम इतनी ही मासूम हो जितनी दिख रही हो, या फिर ये सब बस दिखावा है जैसे पाक ही करती थी। हर वक्त मुझे यही लगता था कि वो बहुत मासूम है, लेकिन आखिर में उसने अपना असली रूप दिखाया, जो सिर्फ एक धोखेबाजी का था। कहते हुए रोहान बस स्वरा को देखता रहता है। स्वरा कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है तो उसकी सीधी नज़र रोहान पर पड़ती है। उसे देखते ही स्वरा झट से उठकर बैठ जाती है। स्वरा रोहान को घूरते हुए, तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे, बोलते हुए स्वरा खुद को देखती है। स्वरा ने इस वक्त घुटनों के नीचे तक की टी शर्ट पहनी थी। स्वरा के इस बिहेवियर से रोहान बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। उसे देखते हुए कहता है, मैंने अगर कुछ किया होता तो तुम कब का उठ चुकी होती। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे जिस्म से कोई मतलब है? और अगर होता भी तो तुम मेरे जिस्म की आग को कभी झेल नहीं पाती। स्वरा मुस्कुराते हुए, ओह, तो मिस्टर हस्बैंड के पास इतनी आग है। कोई नहीं, कभी न कभी तो ये आग मेरे जिस्म से होकर ही गुजरेगी। मेरे जिस्म को ये सहना ही पड़ेगा। स्वरा के इतना बोलते ही रोहान झटके से उसे बेड पर पटक कर उसके ऊपर आकर, वो वक्त कभी नहीं आएगा जब तुम्हें मैं अपने जिस्म की गर्मी में डुबो दूंगा। ये बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें कभी पत्नी के तौर पर नहीं अपनाऊंगा। स्वरा रोहान को देखते हुए, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी जिस्म की गर्मी में डूबना चाहती हूँ? कभी नहीं। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी पत्नी बनने का। और अगर इतनी ही चिढ़ है मुझसे तो चले क्यों नहीं जाने देते मुझे? बांधकर क्यों रखा है इस रिश्ते में? बोलते हुए स्वरा अपने मंगलसूत्र को पकड़कर रोहान को दिखाती है। रोहान एकटक स्वरा की आंखों में देखने लगता है। उसके बाद ही रोहान स्वरा से नजरें हटा लेता है और उसके ऊपर से हट जाता है। स्वरा भी उठकर बैठ जाती है। स्वरा बेड को देखकर, मुझे दूसरा बेड चाहिए। मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर नहीं सोना चाहती। तुमने कल रात को इतना कसकर पकड़ा हुआ था, मैं तो सांस तक नहीं ले पा रही थी। रोहान बेड से उठकर, हाँ तो तुम्हें ही बड़ा शौक था मेरे बेड पर सोने का। मैंने तुम्हें यहाँ सोने के लिए नहीं कहा था। स्वरा बेड पर खड़ी होकर कमर पर हाथ रखकर रोहान को घूर कर कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी वजह से मैं सोफे पर सोऊं? रोहान एक नज़र स्वरा को देखता है, फिर वॉशरूम की ओर चला जाता है। मुझे थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ता, तुम सोफे पर सो या ज़मीन पर सो या बेड पर सो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। कहते हुए रोहान वॉशरूम में घुस जाता है। स्वरा वॉशरूम के दरवाजे को घूर कर रोहान की एक्टिंग करते हुए, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बड़ा आया, आज मैं इसे दिखाऊंगी कि स्वरा अरोरा क्या चीज़ है। बोलकर स्वरा खुद के बाल झटकते हुए बेड से नीचे उतरकर बैल्कनी की तरफ चली जाती है। इधर आदित्य कमरे में आता है तो पाता है कि कमरा एकदम खाली था। आदित्य अपनी नज़र इधर उधर करते हुए काव्या को देखने लगता है। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और काव्या बाहर आती है। आदित्य की नज़र सीधे काव्या पर चली जाती है।
काव्या आगे बढ़कर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। आदित्य बस एकटक काव्या को देखने लगता है। काव्या को भी किसी के होने का जैसे ही एहसास होता है वो पीछे मुड़कर देखती है। दोनों की नज़रें आपस में टकरा जाती हैं। काव्या जल्दी ही आदित्य से नज़रें फेरकर आईने को देखने लगती है। काव्या खुद को रेडी करके बेड की ओर जाकर अपना फ़ोन उठाती है और कमरे से बाहर जाने लगती है। वो आदित्य के सामने से पार होते हुए जा ही रही थी कि आदित्य काव्या के हाथ को पकड़ लेता है। उसके ऐसा करते ही काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य सामने की ओर देखकर आई एम सॉरी वाइफी, ये सुनते ही काव्या के गालों पर आंसू लुढ़क जाते हैं। आदित्य काव्या की तरफ मुड़ता है। काव्या अपने आंसुओं को जल्दी से पोंछ लेती है। आदित्य काव्या को अपनी ओर पलटाता है। काव्या की नज़रें इस वक्त झुकी हुई थी। आदित्य काव्या की चिन को पकड़कर चेहरे को ऊपर करता है। काव्या की नज़र अब भी आदित्य पर नहीं जाती है, वो कहीं और ही देखने लगती है। काव्या के इस बिहेवियर से आदित्य के दिल में दर्द सा उठता है। वो अपने हाथ उसके गालों पर रखता है। उसके ऐसा करते ही काव्या को कुछ एहसास होता है। वो आदित्य के हाथ को पकड़कर देखने लगती है जो बैंडेज किया हुआ था। ये देखकर काव्या को कल की याद आती है जिसमें आदित्य ने उस पर हाथ उठाया था। आदित्य काव्या के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है और उसकी आंखों में देखकर, मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तुम्हें मैं बिल्कुल तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, पर तुम्हारे शब्द मुझे इतना चुभ गए कि मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। हर बार मेरा गुस्सा तुम्हारे दर्द का कारण बन जाता है। काव्या हाथ को देखते हुए, कल भले ही आपने हमें चोट पहुंचाई, लेकिन ये हरकत करके आज आपने हमें दर्द दिया है। क्यों करते हैं आप ऐसा? आपकी हर चोट से हमें तकलीफ़ होती है, ये आपको अच्छे से पता है। फिर भी, कहते हुए काव्या आदित्य को देखती है। आदित्य अपने हाथ को गुस्से में देखकर, इसने तुम्हें चोट पहुंचाने की गुस्ताखी की है तो मैं इसे कैसे छोड़ देता? ये सुनते ही अचानक से काव्या आदित्य से दूर हटने लगती है। आदित्य काव्या को देखने लगता है। काव्या के आंसू अब झरझर बहने लगते हैं। वो आदित्य को देखते हुए, आपके इसी पागलपन से हमें बहुत डर लगने लगा है। प्यार में पागलपन जायज़ है, लेकिन कुछ हद तक, पर आपका प्यार तो सारी हदें तोड़ देता है। हमें आपका ये पागलपन वाला प्यार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए आपका ये पागलपन वाला प्यार। कहते हुए काव्या रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। आदित्य दरवाजे की तरफ देखकर टूटते हुए, क्या तुम्हें मेरे प्यार से इतनी तकलीफ़ हो रही है कि तुम रोज़ उसकी वजह से आंसू बहा रही हो? मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैं तुम्हें प्यार करना भी तो नहीं छोड़ सकता वाइफी। अब मैं क्या करूँ अगर मेरा प्यार पागलपन में बदलता जा रहा है तो? कहते हुए आदित्य खुद को संभाल नहीं पाता और ज़मीन पर ही बैठ जाता है। इधर काव्या टेरेस पर एक कोने में खड़ी रोए जा रही थी। उसे अब जैसे आदित्य का पागलपन दर्द देने लगा था। वो बस दर्द में रोए जा रही थी। काव्या दीवार के सहारे नीचे बैठ जाती है और घुटनों में अपना चेहरा छुपाए रोने लगती है। काव्या रो ही रही थी कि तभी अनुराग आकर काव्या के पास बैठकर आवाज़ देने लगता है, भाभी। काव्या अपने आंसू भरे चेहरे से अनुराग को देखती है जो परेशान होकर उसे ही देख रहा था। काव्या अनुराग का तुरंत हाथ पकड़कर, अनुराग प्लीज़ उनसे कहिए ना कि हमें उनका पागलपन वाला प्यार नहीं चाहिए। अनुराग काव्या के हाथ पर अपना हाथ रखकर, भाभी पहले आप शांत हो जाइए। काव्या एकदम से चुप हो जाती है। अनुराग काव्या की आंसुओं को पोंछते हुए, ये आंसू आपके गालों पर बहते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। काव्या खुद को संभालने लगती है। अनुराग काव्या के हाथ को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे देखकर कहता है, भाभी अगर भाई के पागलपन को कोई कम कर सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। अगर आप ही ऐसे टूट जाएंगी तो कैसे चलेगा? इकलौती आप ही हैं जिसने आदि भाई को बहुत हद तक बदला है। परिवार से जो दूर रहते थे वो सिर्फ आपकी वजह से उनके करीब गए हैं। तो आप ही कहिए, आपके आने के बाद उन्होंने ये सब क्यों किया होगा? काव्या एकटक अनुराग को देखती रहती है। अनुराग काव्या के गालों को हाथों में भरकर कहता है, उन्होंने ये सब सिर्फ आपकी खुशी के लिए किया। आप दिल से चाहती थी ना कि आदि भाई परिवार के साथ शामिल हो जाएं, तो उन्होंने आपके दिल की बात सुनकर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सब किया। भाई सबसे नाराज़ थे क्योंकि बचपन में हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपनी सारी नाराज़गी सिर्फ आपकी वजह से भुला दी। आप एक बार कहकर तो देखिए, वो अपने पागलपन को सिर्फ आपके लिए कुर्बान कर देंगे। अनुराग काव्या के गालों से हाथ हटाकर उसे देखने लगता है। वहीं काव्या अनुराग की बातों में गुम सी हो जाती है। इधर ध्रुव और श्रेष्ठा बेड पर लेटे हुए थे। उनके सारे कपड़े फर्श पर गिरे हुए थे। ध्रुव एकटक श्रेष्ठा के चेहरे को देख रहा था और श्रेष्ठा अपनी आंखें बंद की हुई थी। ध्रुव अपने मन में, मैं तुम्हारे सिवाय किसी को छूने के बारे में सोच तक नहीं सकता।
तो फिर मैं किसी लड़की के साथ रात गुजार सकता हूँ? ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ सोचते हुए ध्रुव अपने फ़ोन को उठाता है और एक मैसेज टाइप करके सेंड करता है। श्रेष्ठा कसमसाते हुए ध्रुव को टाइटली पकड़ लेती है और थकी हुई आवाज़ में कहती है, ध्रुव तुम मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। मैंने तुम्हारे प्यार करने के लिए कहा तो तुमने मुझे पूरा ही थका दिया। ऐसा भी कोई करता है सुबह सुबह? ये सुनते ही ध्रुव को शरारत सूझती है। वो अपने हाथ को चादर के अंदर ले जाकर श्रेष्ठा के चेस्ट को दबाने लगता है। श्रेष्ठा झट से आंखें खोलकर ध्रुव का हाथ पकड़ लेती है और उसे घूर कर देखने लगती है। ध्रुव मासूम चेहरा बनाकर, प्लीज़ बेबी मेरा हाथ छोड़ो, बहुत अच्छा लग रहा है प्रेस करने में। श्रेष्ठा का तो ध्रुव की बात सुनकर गाल लाल हो जाते हैं। फिर खुद को संभालते हुए श्रेष्ठा ध्रुव के हाथ को चादर से बाहर निकालती है। तभी चादर खिसक जाती है जिससे श्रेष्ठा का चेस्ट दिखने लगता है। श्रेष्ठा खुद को कवर करने को होती है उससे पहले ध्रुव श्रेष्ठा के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर देता है। श्रेष्ठा खुद को छुड़ाते हुए, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। ध्रुव श्रेष्ठा के ऊपर से चादर को थोड़ा नीचे करता है और बड़े गौर से उसके चेस्ट को देखने लगता है। श्रेष्ठा ये देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्रुव एक हाथ से श्रेष्ठा के दोनों हाथों को पकड़कर एक हाथ से उसके चेस्ट को प्रेस करता है और उसे अपने होठों से सक करने लगता है। श्रेष्ठा आहें भरने लगती है। श्रेष्ठा आहें भरते हुए, प्लीज़ ध्रुव डोंट। ध्रुव सिर उठाकर श्रेष्ठा को देखता है, फिर ऊपर आकर श्रेष्ठा के होठों को अपने होठों में भरकर किस करते हुए उसके चेस्ट को प्रेस करने लगता है। श्रेष्ठा अपने हाथ छुड़ाकर ध्रुव के बालों को मुट्ठी में भर लेती है। श्रेष्ठा भी अब मदहोश होकर ध्रुव के किस में साथ देने लगती है। वहीं ध्रुव लगातार श्रेष्ठा के चेस्ट को दबाने लगता है। ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को छोड़कर श्रेष्ठा के चेस्ट को सक और बाइट करने लगता है। श्रेष्ठा की आहें तेज हो जाती हैं। 1 घंटे बाद ध्रुव श्रेष्ठा के चेस्ट को छोड़कर अच्छे से उसे कवर करता है। फिर उठकर अपनी पैंट पहनता है और श्रेष्ठा को गोद में उठा लेता है। श्रेष्ठा छटपटाकर, छोड़ो मुझे, मुझे अभी सोना है। ध्रुव श्रेष्ठा को घूरकर, अगर तुमने थोड़ा भी हिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी सारी नींद गायब कर दूंगा। फिर मत कहना कि इसमें मेरी गलती है। श्रेष्ठा चुप होकर ध्रुव को घूर कर देखती है। इधर मायावती कमरे में बेड से टिक कर बैठी थी। उनकी आंखों के सामने एक सीन चल रहा था जिसमें एक लड़की शादी के मंडप पर खुद को दूल्हे से लगातार छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाए जा रही थी, छोड़ो मुझे, मुझे कोई शादी नहीं करनी, छोड़ो मुझे। उस लड़की की बात जैसे उस दूल्हे को सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो लगातार उस लड़की के हाथ को पकड़कर खींचते हुए फेरे लिए जा रहा था। कुछ दूरी पर एक आदमी और एक औरत उस आदमी के पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। वो लगातार गिड़गिड़ाते हुए अपनी बेटी के लिए भीख मांग रहे थे। वहीं वो आदमी बस जोर जोर से हंसे जा रहा था। ये सब देखकर मायावती की बंद आंखों से ही आंसू बहने लगते हैं। तभी कोई आकर मायावती के आंसुओं को पोंछने लगता है। मायावती आंखें खोलकर देखती है तो ये अमरजीत थे। मायावती झट से खड़ी होकर अमरजीत के गले लग जाती हैं। अगले दिन अर्जुन प्रीत को बाहों में लेकर सो ही रहा था कि अचानक ही प्रीत की आंखें खुल जाती हैं। प्रीत अर्जुन को सामने देख एक पल के लिए तो चौंक जाती है, फिर जब उसके चेहरे को देखती है तो उसी में खो जाती है। प्रीत एकटक अर्जुन के चेहरे को देखती रहती है। अपने हाथ को बढ़ाकर अर्जुन के गालों को छूती है, फिर उसकी तरफ जाकर उसके माथे और गालों को चूम लेती है। इतना करते ही प्रीत अर्जुन के सीने में छुप जाती है। अर्जुन आंखें खोलकर प्रीत के बालों में हाथ फेरते हुए, जान प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो। प्रीत सिर उठाकर अर्जुन को देखती है। अर्जुन भी प्रीत को देखने लगता है। प्रीत अर्जुन के दर्द भरे चेहरे को देखकर, हमें आपसे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था और ना ही खुद से आपको दूर करना चाहिए था, हमें माफ़ कर दीजिए। कहते हुए प्रीत अर्जुन के गले लग जाती है। अर्जुन प्रीत को कसकर पकड़ लेता है। इधर स्वरा रूहान के आगे पीछे घूमते हुए एक ही बात दोहरा रही थी, मिस्टर हस्बैंड प्लीज़ चलो ना, मुझे चाट खाने का बहुत मन हो रहा है। रूहान लैपटॉप में हाथ चलाते हुए बिना स्वरा को देखे, मुझे नहीं जाना कहीं भी। स्वरा रूहान के लैपटॉप को हटाकर वहाँ बैठ जाती है और कहती है, चलो ना, कैसे हस्बैंड हो जो अपनी क्यूट सी वाइफ की एक छोटी सी डिमांड तक पूरी नहीं कर सकता। रूहान अपनी जगह से उठकर वहाँ से जाने लगता है कि स्वरा बोलती है, अगर तुम नहीं गए तो मैं माँ को बता दूंगी कि तुमने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है और ये भी कह दूंगी कि तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते। फिर तुम ही सोचो उन्हें अपने लाडले बेटे की करतूत सुनकर कैसा लगेगा। रूहान ये सुनकर रुक जाता है। स्वरा के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से आगे जाकर रूहान का हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाती है। इस बार रूहान कुछ नहीं बोलता, पर स्वरा से अपना हाथ छुड़ा लेता है। स्वरा ये देखकर मुंह बनाती है, फिर खुश होकर जल्दी से आगे बढ़ जाती है।
रूहान और स्वरा एक ठेले के सामने खड़े थे। स्वरा मज़े से चाट खा रही थी और रूहान अपने फ़ोन में बिजी था। वहीं दूर खड़ा इंसान किसी को कॉल करके, बॉस मैम बाहर निकली हैं, आप कहें तो हम उन्हें पकड़ लें। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, नो, उसने मुझसे घर में घुसकर मेरी सोना को छीना है ना, मैं भी वही करूँगा। इधर से वो आदमी, ओके बॉस। इधर आदित्य स्टडी रूम में सोफे पर आंखें बंद करके बैठा ही था। तभी उसे अपने पैरों में कुछ अलग महसूस होता है। आदित्य आंखें खोलकर देखता है तो काव्या नीचे बैठी उसके पैरों से सटी हुई थी। आदित्य तुरंत वाइफी कहकर उसके हाथ को पकड़कर ऊपर बैठा देता है। काव्या खामोशी से सोफे पर बैठ जाती है और नजरें झुकाए रहती है। आदित्य काव्या की चिन को पकड़कर चेहरे को ऊपर करके, क्या हुआ वाइफी, एवरीथिंग इज फाइन? सवाल सुनते ही काव्या आदित्य की आंखों में देखने लगती है जो परेशान होकर उसे ही देख रहा था। काव्या धीरे से, हमें बहुत नींद आ रही है। आदित्य को थोड़ा अजीब सा लगता है, फिर भी वो उठकर, ठीक है चलो। काव्या फिर एक बार नजरें झुका लेती है। आदित्य को काव्या की हरकत बहुत अजीब लगती है। वो कुछ देर तक काव्या को देखता है, फिर काव्या को गोद में उठाकर कमरे की तरफ ले जाता है। काव्या आंखें बंद करके उसके सीने में छुप जाती है। आदित्य बस काव्या को देखते रहता है। कमरे में पहुंचकर आदित्य काव्या को बेड पर अच्छे से लिटाता है, फिर जाने लगता है कि काव्या आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। आदित्य मुड़कर काव्या को देखता है। काव्या आदित्य की आंखों में देखकर, हमें आपकी बाहों में सोना है। इतना बोलते ही काव्या बेड से थोड़ा खिसक जाती है। आदित्य बेड को एक नज़र देखकर उस पर लेट जाता है। आदित्य काव्या को अपनी बाहों में भर लेता है। काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य धीरे धीरे काव्या के बालों में हाथ फेरने लगता है और उसके माथे को चूमकर फिर एक बार बालों में हाथ फेरने लगता है। आदित्य के ऐसा करने से काव्या जल्दी ही सो जाती है। आदित्य सामने देखकर, हर पल बस तुम्हें चाहा है, ये चाह सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती है। बोलते हुए आदित्य काव्या को धीरे से अलग करता है तो उसे काव्या का चेहरा दिखता है। आदित्य आगे बढ़कर काव्या के गालों को चूमता है, फिर उसकी नाक, माथे और फिर आखिर में होठों पर लाइट किस करके पीछे हट जाता है और फिर एक बार काव्या को टाइटली बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। दोनों आराम से सो ही रहे थे कि आदित्य के फ़ोन की रिंग से आदित्य नींद से बाहर आता है। रिंग इतनी तेज़ होने की वजह से काव्या कसमसाने लगती है। आदित्य जल्दी से रिंग की साउंड को बंद करता है, फिर काव्या को देखने लगता है जो आराम से सो रही थी। आदित्य काव्या को खुद से धीरे से अलग करता है, फिर बैल्कनी की तरफ चला जाता है। आदित्य फ़ोन रिसीव करके कान पर रखता है। उधर की बात सुनकर आदित्य की एकाएक आवाज़ निकलती है, व्हाट? आदित्य दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे आने लगता है। वहीं ध्रुव भी दौड़कर आदित्य के पास जाकर, क्या हुआ? आदित्य ध्रुव को देखते हुए, दुश्मन का टारगेट दादी बन चुकी हैं, उन्हें किडनैप कर लिया गया है। ध्रुव हैरानी से, अब तक तो उनका कोई नामो निशान नहीं था और अब अचानक डायरेक्ट अटैक? आदित्य आगे बढ़ते हुए, ये सब सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो। ध्रुव वहाँ में सिर हिलाते हुए आदित्य के साथ आगे बढ़ जाता है। आदित्य अपनी कार में बैठता है। ध्रुव भी उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी आदित्य कहता है, तुम दूसरी कार में जाओ, हम एक साथ नहीं जाएंगे। ध्रुव कंफ्यूज्ड होकर आदित्य को देखता है तो आदित्य बोलता है, एक साथ रहने से खतरा बढ़ सकता है। ध्रुव जल्दी से अपनी कार में बैठ जाता है। दोनों की कार तेज़ रफ्तार से वहाँ से निकल जाती है। उनके जाते ही एक साथ बहुत सारी गाड़ियाँ आकर सिंघानिया विला में रुकती हैं। सारे बॉडीगार्ड्स उन गाड़ियों में अपनी बंदूक तान देते हैं। गाड़ियों से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। उनके बाहर आते ही सिंघानिया विला के बॉडीगार्ड्स पीछे होने लगते हैं। गाड़ियों से निकले इंसानों के पास एक मिसाइल था जो सीधे विला की तरफ पॉइंट किया गया था। अगर मिसाइल को छोड़ दिया जाए तो एक झटके में सिंघानिया विला मिट्टी में मिल जाता। सिंघानिया विला के अंदर अब भी बहुत सारे लोग थे, इसीलिए बॉडीगार्ड कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। बाहर से आए लोग सिंघानिया विला के अंदर जाते हैं। वहीं सारे बॉडीगार्ड्स को साइड करके उनके सारे हथियारों को अपने कब्जे में कर लेते हैं। सारे लोग विला के अंदर सभी कमरों को चेक करने लगते हैं। पृथ्वीराज चिल्लाकर, कौन हो तुम लोग? विशाखा, अमरजीत, मायावती और रूमानी को भी खींचते हुए बाहर निकालते हैं। दो लोग श्रेष्ठा के कमरे में जाते हैं। उनके जाते ही श्रेष्ठा उन पर अटैक कर देती है। दोनों एक साथ पीछे हो जाते हैं। श्रेष्ठा एक को जोरदार पंच मारती है और दूसरे को एक लात। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। उनके गिरते ही बाहर से और लोग आकर श्रेष्ठा की ओर बढ़ते हैं तो उनका भी श्रेष्ठा वही हाल करती है। तभी नीचे पड़ा एक इंसान ब्लूटूथ कनेक्ट करके, अरे ये लड़की तो फाइटर है, जल्दी आओ यहाँ। श्रेष्ठा उस इंसान को फिर एक लात मारती है। तभी फिर से एक इंसान आकर श्रेष्ठा को एक थप्पड़ मार देता है। श्रेष्ठा गुस्से से, तेरी तो, बोलते हुए उसे पकड़कर चेहरे पर पंच मारने लगती है।
उसके पंच करने से उस इंसान का चेहरा खून से भर जाता है। तभी जोर की एक आवाज़ आती है, रुको। श्रेष्ठा उस इंसान को एक लात मारकर छोड़ देती है। सामने वाला इंसान, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी वजह से पूरा परिवार मरेगा। परिवार की बात सुनते ही श्रेष्ठा अपना हाथ नीचे कर लेती है। सामने वाला इंसान दूसरे इंसान को इशारे करके, जाओ इसे लेकर आओ। वो आदमी श्रेष्ठा को ऊपर से नीचे देखता है, फिर उसे श्रेष्ठा का फाइट करना याद आता है तो वो ना में सिर हिलाते हुए पीछे हट जाता है। सामने वाला इंसान गुस्से से उस आदमी को घूर कर, तुझे गुंडा किसने बनाया? एक लड़की से डर रहा है। वो आदमी घबराते हुए, अरे यार ये लड़की बहुत मारती है। सामने वाला इंसान चिढ़ते हुए खुद जाकर श्रेष्ठा का हाथ पकड़ लेता है। श्रेष्ठा ये देखकर उस इंसान को घूरती है और उसके सीने में एक लात मारती है, जिससे वो इंसान नीचे गिर जाता है। उसे देखकर पास खड़ा इंसान, मैंने कहा था ना ये बहुत मारती है। श्रेष्ठा दोनों को घूरकर, छूना मत मुझे। दोनों जल्दी से हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी एक लड़का अंदर आता है जिसकी उम्र करीब 27 साल जैसी होगी। उसे देखते ही दोनों आदमी सिर झुका लेते हैं और एक साथ कहते हैं, बॉस। वो लड़का चारों ओर देखता है, जिसमें श्रेष्ठा के मारने की वजह से कुछ इंसान फर्श पर दर्द से तड़प रहे थे। ये देखकर वो लड़का गुस्से से आगे बढ़कर श्रेष्ठा के बाल पकड़ लेता है। श्रेष्ठा कुछ करने ही वाली थी, एक इंसान आकर उसके हाथ को पीछे से लॉक कर देता है। वो लड़का कहता है, बहुत हिम्मत है ना तुझ में, अब दिखा हिम्मत, कहकर श्रेष्ठा के बाल पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाने लगता है। इस पर श्रेष्ठा उफ तक नहीं करती, बस गुस्से से उस लड़के को देखती रहती है। वहीं काव्या बेड पर सोई हुई थी। तभी एक इंसान उसके ऊपर पानी फेंकता है। काव्या हड़बड़ाते हुए उठ जाती है और सामने देखती है तो दो अनजान इंसान खड़े थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो गुंडे हैं। काव्या उन्हें देखकर डायरेक्ट पूछती है, क्या करने आए हो यहाँ? दोनों इंसान एक दूसरे को देखते हैं, फिर उनमें से एक कहता है, क्या तुम हमें जानती हो? काव्या दोनों को अजीब नज़रों से देखकर, शक्ल देखकर ही साफ पता चल रहा है दोनों गुंडे हो। अब गुंडे हो तो कुछ तो यहाँ करने आए हो। दोनों काव्या को देखकर हाँ में सिर हिला देते हैं। इस पर काव्या, क्या? दोनों साथ में जवाब देते हैं, किडनैपिंग। काव्या बेड की तरफ नज़र डालती है, तभी एक इंसान बढ़कर काव्या का हाथ पकड़ लेता है। ये एहसास होते ही काव्या आंखें बंद कर लेती है, फिर झटके से उसके हाथ को मरोड़ देती है। वो इंसान दर्द से चिल्लाता है। काव्या उसे ज़ोर से धक्का देती है। दूसरा इंसान आगे बढ़ने को होता है कि काव्या कहती है, रुको वहीं, किडनैपिंग करने आए हो तो चुपचाप किडनैप करो, उसके लिए मुझे छूने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान फिर भी आगे बढ़ने को होता है कि दर्द से तड़पता इंसान उसका हाथ पकड़कर नाम में सिर हिला देता है। काव्या दोनों को देखकर खुद चलकर कमरे से निकल जाती है। कुछ ही देर में सभी को विला से लेकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आदित्य ड्राइविंग कर रहा था। आदित्य ब्लूटूथ पर, व्हाट द हेल, कभी बोलते हो यहाँ, कभी बोलते हो वहाँ, ये क्या लगा रखा है? दूसरी तरफ से, सॉरी बॉस, हमें चकमा दिया गया है। आदित्य ब्लूटूथ ऑफ करके ध्रुव को कॉल करता है। उधर से ध्रुव कॉल रिसीव करते ही बोलता है, आदित्य प्लान के मुताबिक सब उल्टा हो गया। उन लोगों ने सबको किडनैप कर लिया है और हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए मैं वापस उस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आदित्य ओके बोलकर कॉल कट करता है और कार को घुमाता है। उसके ऐसा करते वक्त ही दो कार एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं। आदित्य खुद को संभालने लगता है, तभी दोनों कार एक साथ पीछे जाकर स्पीड बढ़ाकर एक जोरदार टक्कर मारते हैं। टक्कर मारने की वजह से आदित्य कार को संभाल नहीं पाता। कार लुढ़कते हुए सीधे खाई में गिर जाती है। दोनों कार में से इंसान निकलते हैं, जिनमें से एक इंसान सिंघानिया को प्रोटेक्ट करने वाले की हुई खाई में गिरकर मौत, कहते हुए वो इंसान हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रोहान और सौरा विला वापस आते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है, क्योंकि विला पूरा खाली था, ना ही बॉडीगार्ड्स और ना ही ज़्यादा लाइट थी। थोड़ी बहुत लाइट जल रही थी। वो अंदर हॉल में पहुंचते हैं। हॉल में एक इंसान अपने पैरों के ऊपर दूसरा पैर रखकर आराम से बैठा था। उसे देखते ही सौरा की रोहान पर पकड़ कस जाती है। रोहान पहले अपने हाथ को देखता है, फिर सौरा के चेहरे को। वो इंसान मुस्कुराते हुए, मेरी जाने बहार सोना, आई लव यू एंड आई रियली मिस्ड यू, ये सुनते ही रोहान की मुट्ठी कस जाती है। सभी को फैक्ट्री में बांध कर रखा गया था। फैक्ट्री में राठौर परिवार को भी किडनैप किया गया था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया है। तभी एक बुजुर्ग औरत, जिसके साथ करीब 60 साल का आदमी और एक लड़का आता है। बुजुर्ग औरत को देखते ही अरुणी देवी के मुंह से एकाएक निकलता है, रोहिणी। वहीं प्रलय सिंह के मुंह से भी एक शब्द निकलता है, भाभी।
बुजुर्ग औरत यानी कि रोहिणी सीधे जाकर चेयर पर बैठ जाती है। बैठते ही वो अपनी नज़र चारों ओर डालती है। सभी लोग रोहिणी को ही देख रहे थे। रोहिणी की नज़र अब अरुणी देवी की तरफ चली जाती है। उसे देखते ही सामने खड़े आदमी को, योगेंद्र बेटा, ये आपने क्या किया? मेरी दीदी को ऐसे बांधकर क्यों रखा है? ये गलत है ना? योगेंद्र अरुणी देवी को गुस्से से देखने लगता है। इस पर रोहिणी बॉडीगार्ड को देखते हुए कहती है, उनकी रस्सी को खोल दीजिए। बॉडीगार्ड तुरंत अरुणी देवी की रस्सी को खोल देते हैं। रस्सी खुलते ही रोहिणी उठकर अरुणी देवी के पास चली जाती है और एकदम से उनके गले लगकर कहती है, दीदी कितना वक्त हो गया आपसे मिले हुए, कभी वक्त ही नहीं मिला। मैं तो आपको हमेशा याद करती हूँ। अरुणी देवी ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती, उनका चेहरा बस सर्द था। रोहिणी अरुणी देवी से अलग होकर मुस्कुराने लगती है। रोहिणी आगे बढ़कर पृथ्वीराज की तरफ जाती है और पास खड़े होकर गाल पर हाथ रखकर, हाय आप तो बहुत बड़े हो गए, इतने छोटे छोटे थे तब हम आपसे मिले थे। कितनी शरारती थे आप, हमेशा हमें परेशान करते थे। पृथ्वीराज अपने चेहरे को घुमा लेते हैं जिससे रोहिणी का हाथ हवा में आ जाता है। रोहिणी, ओह लगता है बहुत नाराज़ हैं आप मुझसे, इतने दिन बाद जो मिले। लेकिन क्या करें, सिंघानिया और राठौर परिवार को बर्बाद करने का सोच सोचकर इतना ज़्यादा वक्त लग गया कि क्या बताएं। रोहिणी के इतना बोलते ही सबकी नज़रें उन पर ठहर जाती हैं। सबकी नज़रों को भांपकर रोहिणी हंसने लगती है। रोहिणी कहती है, ये कंफ्यूज्ड और नाराज़ नज़रों को देखकर सच कहें तो दिल को तसल्ली सी मिल रही है। खैर इन सब नज़रों को छोड़ो, अब जब हमारी एंट्री हो ही गई है तो उन अतीत के पन्नों को फिर से खोला जाए। हमें पता है इनमें से बहुत लोग हैं जिनको सिंघानिया और राठौर परिवार के बीच की दुश्मनी के बारे में पता ही नहीं होगा, और ख़ास करके मेरे बारे में तो आज जान पहचान हो ही जाए। रोहिणी सबको देखकर कहती है, मेरा नाम रोहिणी प्रबल राठौर है, प्रलय की भाभी और अरुणी दीदी की इकलौती छोटी बहन। वो है हमारे बेटे योगेंद्र राठौर और हमारा पोता तानव राठौर। और भी एक पोता था, लेकिन बदकिस्मती से ये है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। हमारा पोता मानव राठौर। ये नाम सुनते ही काव्या को रुखसार की बात याद आती है। भाभी वो मानव इंसान नहीं जानवर है। उसने दानव की तरह मेरे पूरे शरीर को नोच नोच कर मुझे इतने जख्म दिए कि मेरी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। काव्या अपने मन में कहती है, इसका मतलब वो बच्चा मानव राठौर का है, इसीलिए दादी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन फिर उन्होंने रुखसार को बच्चे को कैसे अपनाया? दादी तो किसी की बात नहीं मानती, तो फिर कैसे? बोलते हुए काव्या रुक सी जाती है और रोहिणी को देखने लगती है। रोहिणी अपने कदम बढ़ाते हुए, आरुदी, हम बचपन में इतने अच्छे रहते थे ना। सच में वो पल जब याद आते हैं तो मन करता है कि उसी पल में खो जाऊं। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन वक्त और अपनापन तब बदला जब आपने मुझसे मेरे प्यार को छीन लिया। मेरे प्रबल को अपने प्यार में पागल कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो आपकी छोटी बहन का पति है। इतना बोलते हुए रोहिणी गुस्से से अरुणी देवी को देखती है, फिर उसके पास खड़ी होकर कहती है, ऐसा कौन सा जादू कर दिया था आपने जो मुझे प्यार तो करता था सिर्फ आपको समझकर। उसे लगता था कि बेड पर आप उसके साथ हैं, और जब उसे होश आता तो गुस्से से मेरे साथ बस ज़बरदस्ती करता, बस मुझे दर्द देता। अरुणी देवी गुस्से से आंखें बंद कर लेती हैं। रोहिणी कहती है, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम उनसे प्यार करते थे। हम खुशी खुशी उन जख्मों को अपना लेते थे। कहते हुए रोहिणी के होंठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अरुणी देवी को देखते हुए कहती है, आरुदी, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी? मेरे पति को आपने अपने हाथों से मार दिया, आपने अपने हाथों से मेरा सुहाग छीन लिया। ये सब सुनकर अरुणी देवी को वो वक्त आंखों के सामने दिखने लगता है, सालों पहले। अरुणी देवी सोफे पर बैठी वृंदा को गोद में लिए हुए थी। वृंदा बस 1 साल की थी, अमरजीत 3 साल और पृथ्वीराज 5 साल के थे। अरुणी देवी मुस्कुराते हुए वृंदा के साथ खेल रही थी। वीरेंद्र को मरे हुए 9 महीने बीत चुके थे। अरुणी देवी पूरी टूट चुकी थी, लेकिन अपने बच्चों की वजह से उन्होंने खुद को किसी तरह से संभाल लिया था। अरुणी देवी वृंदा के साथ बैठी ही थी कि तभी बाला हड़बड़ाहट में आकर कहता है, मालकिन, प्रबल राठौर जेल से भाग गया है और वो छोटे बाबा को। अरुणी देवी बाला की आधी अधूरी बात सुनकर सोफे से उठकर खड़ी होकर वृंदा को एक लड़की को सौंप देती हैं और लड़की को वहां से जाने के लिए कहती हैं। इतना करते ही अरुणी देवी बाला को देखकर कहती हैं, बाला, स्पष्ट बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ अमर को? बाला सारी बातें बताने लगता है। बाला की बात को सुनकर अरुणी देवी के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज होने लगते हैं।
उनके चेहरे पर गुस्से के भाव उभरने लगते हैं। बाला की सारी बात खत्म होते ही अरुणी देवी तेज आवाज में कहती हैं, गाड़ी निकालो। उनके ये कहते ही अरुणी देवी तेजी से आगे बढ़ जाती हैं। कुछ मिनटों में कार तेज रफ्तार से सिंघानिया विला से निकल जाती है। कार एक जगह आकर रुक जाती है जहां पुलिस चारों तरफ घेरे हुए थी। अरुणी देवी जल्दी से निकलकर अपने कदम बढ़ाते हुए आगे जाती हैं। उनके पहुंचते ही पुलिस थोड़ा साइड होकर उन्हें सैल्यूट करती है। अरुणी देवी सामने देखती है तो प्रबल अमरजीत को पकड़े हुए था। उसने बम की जैकेट पहने हुए थी और उसी के हाथ में रिमोट भी था। प्रबल हंसते हुए कहता है, मेरी मोहब्बत तुम्हें यहाँ आना ही पड़ा ना। अब बस अपने इन पुलिस वालों को यहाँ से भगाओ, वरना फिर। कहते हुए प्रबल अमरजीत की तरफ इशारा करता है। अरुणी देवी पुलिस वालों को इशारे से जाने के लिए कहती हैं। सभी पुलिस वाले पीछे हटकर जाने लगते हैं। उसी वक्त राठौर परिवार भी वहां पहुंच जाता है। रोहिणी बस प्रबल को देखती रहती है। पुलिस वालों के जाते ही अरुणी देवी प्रबल को देखकर बोलती हैं, क्या चाहिए तुम्हें? इस पर प्रबल कहता है, सिर्फ तुम, मुझे बस तुम चाहिए। ये सुनते ही रोहिणी के दिल में अनचाहा दर्द होने लगता है। अरुणी देवी थोड़ी देर तक चुप रहकर प्रबल को देखती रहती हैं, फिर एकदम से कहती हैं, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारी बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो जैसे प्रबल झूम उठता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं राठौर परिवार तो अरुणी देवी का फैसला सुनकर शॉक्ड हो जाता है। प्रबल अमरजीत को छोड़कर अपनी बम वाली जैकेट उतारकर फेंक देता है और अरुणी देवी के पास जाकर सीधे उनके गले लग जाता है। कुछ देर में वो अलग होता है। तभी सामने उसे पेड़ के पास एक छोटा सा मंदिर दिखता है जहाँ एक मूर्ति थी और कुछ त्रिशूल गड़े हुए थे। प्रबल अरुणी देवी का हाथ पकड़कर वहां लेकर जाता है। प्रबल अरुणी देवी को देखकर, महबूब थोड़ा रुको, मैं आज बहुत खुश हूँ, तो आज के दिन के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरकर तुम्हें अपना बनाऊंगा। अरुणी देवी कुछ नहीं कहती, बस प्रबल को देखती रहती हैं। प्रबल आंखें बंद कर हाथ जोड़कर खुशी से भगवान को धन्यवाद देने लगता है। अरुणी देवी प्रबल को एक नज़र देखकर गड़े हुए त्रिशूल को निकालती हैं और जोर से चिल्लाती हैं। प्रबल आंखें खोलता है। उसकी आंखें खुलते ही अरुणी देवी सीधे प्रबल के सीने में त्रिशूल घोंप देती हैं। उसके साथ ही एक जोरदार आवाज़ गूंजती है, नहीं। प्रबल नीचे गिर जाता है। वहीं अरुणी देवी प्रबल के सीने पर पैर रखकर त्रिशूल निकालकर फिर एक बार घोंप देती हैं। उनके ऐसा करते ही प्रबल का खून उनके चेहरे पर छिटक जाता है। वहीं रोहिणी आगे बढ़कर सीधे जमीन पर पड़ा खंजर उठाकर अरुणी देवी की पीठ में घोंप देती है। ये सब कुछ इतना जल्दी होता है कि किसी को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिलता। रोहिणी खंजर निकालकर फिर से मारने वाली होती है कि पृथ्वीराज रोहिणी के सिर पर पत्थर मार देता है। रोहिणी के सिर से खून बहने लगता है और उनकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है। पृथ्वीराज अरुणी देवी के पास बैठकर रोते हुए, माँ। राठौर परिवार आगे बढ़ने को होता है कि अरुणी देवी हाथ दिखाते हुए, मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए, हमें आप लोगों के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना बोलते ही अरुणी देवी पृथ्वीराज को देखकर कहती हैं, पृथ्वी, अगर हमें कुछ हो जाए तो अमर और वृंदा का ख्याल रखिएगा। पृथ्वीराज की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पृथ्वीराज अरुणी देवी के हाथ को कसकर पकड़ते हुए, नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचाकर रहूँगा। अमरजीत भी रोते हुए अरुणी देवी के पास बैठ जाता है। अरुणी देवी की सांसें धीरे धीरे कम होने लगी थी। पृथ्वीराज, नहीं माँ, आप हार नहीं मान सकती, आपको हमारे लिए जीना होगा, अमर के लिए और वृंदा के लिए जीना होगा माँ। इतना बोलते ही दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं। अरुणी देवी उन्हें चुप कराना चाहती थी, लेकिन उनकी सांसें अटकती जा रही थी। तभी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स और डॉक्टर आते हैं और उन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। अरुणी देवी ये सब सोच ही रही थी। उनकी आंखें बंद थीं। वहीं रोहिणी बस अरुणी देवी को देख रही थी। कुछ देर बाद अरुणी देवी आंखें खोलती हैं। आंखें खुलते ही अरुणी देवी की नज़र सीधे रोहिणी से टकरा जाती है। रोहिणी की आंखों में नफरत देखकर अरुणी देवी को दर्द सा होने लगता है। अरुणी देवी कहती हैं, रूही, क्या इन सब में तुझे लगता है कि मेरी गलती है? अरुणी देवी की बात सुनते ही रोहिणी हंसने लगती है। उसकी हंसी सुनकर सभी लोग बस उसे ही देखने लगते हैं। रोहिणी हंसते हुए कहती है, नहीं, इसमें कहाँ आपकी गलती है, गलती तो मेरी है ना? बोलते हुए एकदम से रोहिणी अरुणी देवी की गर्दन पकड़ लेती है। पृथ्वीराज और अमरजीत छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने लगते हैं। योगेंद्र बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो बॉडीगार्ड पृथ्वीराज और अमरजीत को मारने लगते हैं। विशाखा और मायावती चिल्लाते हुए उन्हें छोड़ने को कहती हैं। अर्जुन और अनुराग अपनी बंधी रस्सियां खोलकर बॉडीगार्ड को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। अनुराग रोहिणी को धक्का देता है, जिससे उनकी पकड़ अरुणी देवी की गर्दन से छूट जाती है। अरुणी देवी खांसते हुए सांस लेने लगती हैं।
अनुराग अनिल देवी को संभालते हुए, दादी आप ठीक हैं? वहीं अर्जुन पृथ्वीराज और अमरजीत को मारने वाले बॉडीगार्ड को बुरी तरह से पीटने लगता है। योगेंद्र आगे बढ़ने को होता है कि रोहिणी उसे रोककर, योगेंद्र थोड़ा कोशिश करने दीजिए इन्हें, हम भी तो देखें हमारे दीदी के पोतों में कितनी ताकत है। इतना बोलते ही वो हंसने लगती हैं। इधर आदित्य खाई की चोटी पर लटका हुआ था। वो ऊपर जाने की बस कोशिश किए जा रहा था। कार को जब टक्कर मारी गई थी तब आदित्य कार से कूद गया था, लेकिन फिर भी वो खाई की चोटी से गिरने वाला था, लेकिन उसने किसी तरह से पत्थर को पकड़ लिया था। आदित्य कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वो सिर उठाकर ऊपर देखता है तो प्रियंश चोटी पर एड़ियों के बल बैठकर मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। प्रियंश मुस्कुराते हुए कहता है, सो मिस्टर आदित्य सिंघानिया, कैसा लग रहा है मौत को अपने करीब देखकर? आदित्य का हाथ एकदम से सरक जाता है तो प्रियंश तुरंत आदित्य का हाथ पकड़ लेता है। प्रियंश अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, किस्मत भी क्या खेल दिखाती है। उस दिन मैं तुम्हारे हाथों से इस खाई में गिरा और आज तुम मेरे सहारे बचे हुए हो। मैं तो कहता हूँ तुम भी एक बार मौत का मंजर देख ही लो। आदित्य प्रियंश को देखता रहता है। आदित्य प्रियंश को देखकर, अपना ये ड्रामा बंद करो और मुझे ऊपर खींचो या छोड़ दो। प्रियंश हैरानी से, छोड़ दूँ? सोच लो आदित्य, उस दिन की तरह यहाँ नीचे कोई प्रोटेक्शन नहीं है जो तुम बच जाओगे जैसे मैं बच गया था। ये सुनकर आदित्य खुद ऊपर चढ़ने लगता है। प्रियंश आदित्य की मदद करते हुए ऊपर खींचता है। आदित्य ऊपर चढ़ते ही प्रियंश को देखकर कहता है, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? प्रियंश तुरंत ना में सिर हिला देता है। आदित्य आगे बढ़कर कहता है, चलो। प्रियंश आदित्य के साथ चलने लगता है। दोनों प्रियंश की कार में बैठकर तेज रफ्तार से निकल जाते हैं। कुछ दूरी पर पहुंचते ही उन्हें ध्रुव मिलता है, जिसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। ध्रुव के हाथ में चाकू था जो खून से सना हुआ था और उसके पास ही एक आदमी तड़प रहा था। ध्रुव उसके पास ही एड़ियों के बल बैठा हुआ था। बहुत सारे आदमी जमीन पर जख्मी पड़े थे। आदित्य और प्रियंश कार से बाहर आ जाते हैं। ध्रुव के पास जाकर दोनों खड़े हो जाते हैं। ध्रुव जमीन पर लेटे आदमी को देखकर कहता है, दुश्मनी अकेले की नहीं है, बहुत सारे इसमें मिले हुए हैं। कहते हुए ध्रुव आदित्य और प्रियंश को देखता है। ध्रुव खड़ा होता है। प्रियंश जल्दी से कार से पानी की बोतल लेकर ध्रुव को देता है। ध्रुव चाकू को फेंककर हाथ धोता है, फिर दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए, लेकिन इन्हें नहीं पता कि हमने शिकार के लिए बस चारा डाला था। आदित्य और प्रियंश के होठों पर भी डेविल स्माइल आ जाती है। फ्लैशबैक। आदित्य जब प्रियंश के हाथ पर जलती हुई रॉड को रखता है तो प्रियंश की दर्द भरी चीख निकल जाती है, लेकिन जैसे ही आदित्य प्रियंश की स्किन को देखता है तो हैरान रह जाता है। प्रियंश कहता है, आह आह बोलते हुए वो अपनी स्किन को निकालते हुए, इट्स नॉट रियल स्किन। रॉकी और आदित्य दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। प्रियंश अपने हाथ को देखकर कहता है, आह तुमने तो मेरे हाथ को ही जला दिया। आदित्य गुस्से से कहता है, व्हाट इज दिस? आदित्य की बात सुनते ही प्रियंश सिर उठाकर आदित्य को देखता है जो गुस्से से उसे देख रहा था। प्रियंश कहता है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, पहले मेरे हाथ खोलो और आइस लेकर आओ, बहुत जल रहा है। आदित्य रॉकी को इशारा करता है तो वो जल्दी से आइस लेकर प्रियंश का हाथ खोलता है। प्रियंश अपने हाथ पर फूंक मारते हुए आइस लगाता है। आइस लगाने के बाद आदित्य को हाथ दिखाते हुए कहता है, मैंने काव्या का नाम हाथ में नहीं लिखा, वो बस एक फेक स्किन थी। इतना बोलते ही प्रियंश अपने हाथ को पीछे करता है। आदित्य बस प्रियंश को देखता रहता है। प्रियंश एकदम सीरियस होकर कहता है, हमारी फैमिली के बीच कोई दुश्मनी कराना चाहता है। मैं कुछ दिन पहले शूट के लिए हैदराबाद गया था। उस वक्त मैंने एक होटल रूम में कुछ लोगों की बातें सुनी। हमारे परिवार के मिलन से सब गुस्सा जाहिर कर रहे थे। दोनों परिवारों को अलग करने की प्लानिंग कर रहे थे। मैं उन्हें देख तो नहीं पाया क्योंकि रूम अंदर से लॉक था, लेकिन उन लोगों की बातों से साफ समझ आ रहा था कि उन्हें बस हमारे परिवार को अलग करना है और उन्हें मारना है। मैंने बहुत कोशिश की ये जानने की कि आखिर वो लोग कौन है, लेकिन मैं कर नहीं पाया। इसीलिए मैंने डिसाइड किया मैं खुद उन्हें ये दिखाऊंगा कि दोनों परिवार अलग होंगे। इसी वजह से मैंने काव्या के लिए प्यार में पागलपन दिखाना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें लगे कि मैं काव्या को पाने के लिए कुछ भी करूंगा, जिस वजह से तुम मुझे मारोगे और फिर एक बार दोबारा हमारे परिवार के बीच दुश्मनी हो जाएगी। इसी बहाने वो सब बाहर भी आते, लेकिन ये सब बहुत खतरनाक था, इसमें किसी की भी जान जा सकती थी। इसीलिए मैंने तुम्हें इस प्लान में शामिल करना चाहा, लेकिन तुम तो मुझसे ऐसे ही बात नहीं करते। इसी वजह से मुझे काव्या का सहारा लेना पड़ा। मैंने तुम्हें देखकर ही जानबूझकर काव्या को गले लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम ये देखकर मुझसे ज़रूर मिलोगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझ पर डायरेक्ट अटैक कर दोगे। ये बोलते हुए प्रियंश मुंह सिकोड़ लेता है। आदित्य प्रियंश को देखकर कहता है,
और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? आदित्य इतना ही बोलता है कि पीछे से ध्रुव कहता है, ये सच कह रहा है आदित्य। आदित्य पीछे मुड़कर ध्रुव को देखता है। वहीं प्रियंश सामने ध्रुव को देखता है। ध्रुव आदित्य के पास आकर कहता है, कोई है जो हर वक्त हमारे परिवार पर नजर रख रहा है और शायद बहुत बड़ी प्लानिंग भी कर रहा है। आदित्य चेयर से उठकर, अगर ऐसा है तो उनसे भी बड़ी प्लानिंग हम करेंगे। ध्रुव आदित्य को देखकर, लेकिन हम करेंगे क्या? इस पर प्रियंश कुछ सोचते हुए, मेरे पास एक प्लान है। आदित्य और ध्रुव दोनों प्रियंश को देखने लगते हैं। प्रियंश दोनों को देखकर प्लान बताने लगता है। आदित्य और ध्रुव दोनों गौर से प्रियंश की बात सुन रहे थे। आखिर में जब प्रियंश सारी प्लानिंग बता देता है तो आदित्य जवाब देता है, नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो वाइफी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो खुद को तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मानने लगेगी। इतना कहते हुए आदित्य मन में कहता है, और शायद फिर से उसके जीने की इच्छा खत्म हो जाए, फिर से वो पिल्स लेने लगेगी। आदित्य को खोया हुआ देखकर ध्रुव आदित्य के कंधे पर हाथ रखता है। ध्रुव के ऐसा करते ही आदित्य होश में आता है। ध्रुव आदित्य से, हमें ये करना ही होगा आदित्य, क्योंकि दुश्मन बिल में छुपा बैठा है। उसे निकालने के लिए चारा डालना ही पड़ेगा। और रही बात काव्या की, तो मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम उसे संभाल लोगे। आदित्य कुछ देर तक सोचता है, फिर ध्रुव और प्रियंश को देखता है। आदित्य अपने परिवार को याद करके हाँ में सिर हिला देता है। आदित्य हाँ तो कर देता है, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि काव्या खुद के परिवार को खोने का जिम्मेदार सिर्फ खुद को मानती है। और प्लान के हिसाब से अगर प्रियंश मरा तो वो कभी काव्या को टूटने से नहीं रोक सकता। इसी वजह से वो पहले डॉक्टर से काव्या की कंडीशन पूछता है, उसके बाद ही काव्या को अपनी कसम में बांध देता है और वो उस पिल्स को कभी ना ले। वो जानता था कि काव्या किसी भी हालत में आदित्य की कसम को नहीं तोड़ेगी। प्लान के मुताबिक प्रीत को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि प्रियंश आदित्य के कमरे में है। प्रीत आदित्य से मिली, फिर काव्या को भी ये बात पता चली तो काव्या सीधे प्रियंश को बचाने जा पहुंची। इसके बाद आदित्य आकर प्रियंश के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता है। प्रियंश खाई के बिल्कुल चोटी पर खड़ा था। प्रियंश आदित्य की तरफ झुककर उसके कान में कहता है, काव्या का ख्याल रखना, उसे टूटने मत देना। और एक बात कहनी थी तुमसे, सच में तुम मुझसे भी अच्छी एक्टिंग करते हो, मैं तो तुम्हारा फैन बन गया। बोलते हुए प्रियंश पीछे हटकर मुस्कुराते हुए आदित्य को देखता है। उसी वक्त आदित्य जोर से प्रियंश को धक्का देता है। कुछ दूरी पर पेड़ों में छुपा इंसान सब देख रहा था और किसी को कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी दे रहा था। प्रियंश नीचे गिरने के बहुत देर बाद पैराशूट ओपन करता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर में लटकते हुए प्रियंश तक पहुंचता है और उसे अपने साथ हेलीकॉप्टर में बिठा लेता है। फ्लैशबैक एंड। वहीं सिंघानिया परिवार में भैरव सरा के सिंदूर और मंगलसूत्र को देखकर, ये क्या कर लिया सोना, तुम्हें पता है ना तुम सिर्फ मेरी हो, तो फिर ये सब क्या है? रोहान भैरव को गुस्से में देखता है। वहीं सौरा की तो डर से शरीर कांप रहा था। ये महसूस होते ही रोहान सौरा को तुरंत सीने से लगा लेता है। सौरा रोहान के सीने में चेहरा छुपाकर उसे कसकर पकड़ लेती है। भैरव सर्द आवाज में, डोंट डू दिस जान। सौरा तुरंत रोहान से दूर होती है, जिसे देखकर रोहान तुरंत सौरा को खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। इस पर भैरव गुस्से से सौरा का हाथ पकड़कर उसे रोहान से दूर करता है और रोहान को मारने लगता है। रोहान उसके वार को रोककर खुद भी मारने लगता है। बॉडीगार्ड्स आगे बढ़कर रोहान को पकड़ लेते हैं। उसे पकड़ने से भैरव अपनी पूरी ताकत से रोहान के पेट पर पंच मारने लगता है। सौरा दौड़कर आती है और भैरव का हाथ पकड़कर उसे रोहान से दूर कर देती है और रोहान के गले लग जाती है। भैरव सौरा के बाल पकड़कर जोर से खींचता है, जिससे सौरा की चीख निकल जाती है। भैरव तुरंत सौरा का बाल छोड़ देता है और हड़बड़ाते हुए, सोना आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आई एम रियली सॉरी। वहीं रोहान गुस्से से भैरव को एक लात मारता है। दोनों बॉडीगार्ड्स रोहान को पटक देते हैं और उसे मारने लगते हैं। भैरव उठकर खड़ा होता है और अपनी गन निकालकर रोहान पर शूट कर देता है। रोहान को गोली लगती उससे पहले ही सौरा रोहान के ऊपर आ जाती है, जिससे गोली सीधे सौरा की पीठ पर लग जाती है। भैरव के हाथ से गन छूटकर नीचे गिर जाती है। रोहान सौरा के गाल को थपथपाने लगता है, उसके साथ ही उसे आवाज़ें भी देने लगता है। इधर फैक्ट्री में दुश्मनी का नज़ारा चल ही रहा था कि एक आदमी के साथ उसकी फौज आती है। उसे देखते ही मायावती की आंखों में नफरत छा जाती है। वहीं अरुणी देवी उसे देखकर हंसने लगती है। अरुणी देवी को हंसता देख सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अरुणी देवी मुस्कुराते हुए, ओह, तो दुश्मनों की फौज आज एक साथ हमला कर रही है, चलो ये भी सही है। ये सुनकर रोहिणी कहती है, क्या करें दी, आपने दुश्मन ही इतने सारे बना रखे हैं तो हमला तो होगा ही। और सच में आपने तो हद कर दी। आपने
निहाल राठी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, उनकी बहू को मंडप से ही उठा लिया। आखिर कमी थी क्या उनके बेटे में? बस पागल ही तो था। लेकिन आपको तो जैसे अपने अमर के लिए पत्नी ही नहीं मिल रही थी, जो आपने दूसरे की बहू को छीनकर अपनी बहू बना लिया था। ये सुनकर मायावती गुस्से से भर गई। वहीं अरुणी देवी दुश्मनों की फौज देख बस मुस्कुरा देती हैं। अरुणी देवी को मुस्कुराता देख निहाल राठी कहता है, हंस लो, मुस्कुरा लो अरुणी देवी। तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे की वजह तुम्हारा पोता है ना, लेकिन अब तो वो नहीं रहा। उसकी कार सीधे खाई में गिर गई है। इतना बोलते ही वो हंसने लगता है। वहीं सब शॉक्ड हो जाते हैं। काव्या ये सुनती है तो उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। काव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसके सामने आदित्य का चेहरा उभरने लगता है। उसके साथ ही उसे आदित्य की आवाज़ भी सुनाई देती है, वाइफी, अगर तुम्हें लगे कि मैं तुमसे दूर चला गया या फिर जाना चाहता हूँ, तो एक बार अपनी आंखें बंद करके अपनी धड़कनों से पूछ लो, क्या मैं कभी तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊँगा या फिर जा सकता हूँ? तुम्हें तुम्हारी धड़कन साफ जवाब दे देगी। ये सुनते ही काव्या के होंठों पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो आंखें खोलकर सामने देखती है। रोहिणी एकटक काव्या को देखने लगती है। इधर रोहान स्वरा की हालत देखकर गुस्से से भैरव को देखता है और उसे मारने के लिए उठने वाला होता है कि अचानक स्वरा उसके हाथ को पकड़ लेती है और सांस लेने की कोशिश करते हुए कहती है, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करो, वो मेरे भैया हैं। ये सुनकर तो रेहान शॉक्ड हो जाता है। वहीं भैरव धड़ाम से घुटनों के बल गिर जाता है। तभी पुलिस की फौज हॉल को चारों ओर से घेर लेती है और भैरव के ऊपर गन पॉइंट करती है। एक लड़का, अमन, जो कि स्वरा का बॉडीगार्ड है, जिसे स्वरा की सेफ्टी के लिए त्रेया ने रखा था, वो भागते हुए आता है और रोहान को देखकर कहता है, जल्दी चलो, हमें मैम को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रोहान बिना वक्त गवाए स्वरा को गोद में उठाकर तेज कदमों से लेकर जाने लगता है। स्वरा रोहान को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर हैंडसम, तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मेरी सांसें थमने वाली हैं। ये सुनकर रोहान गुस्से से स्वरा पर चिल्लाता है, अपनी बकवास बंद करो, बिल्कुल चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। स्वरा दर्द से खुद को संभाल नहीं पा रही थी। रोहान का पूरा हाथ स्वरा के खून से रंग चुका था। स्वरा की आंखें बंद होने लगती हैं। रोहान जल्दी से एम्बुलेंस में ले जाकर खुद की बाहों में रखता है। उसे देखकर वार्ड बॉय कहता है, सर आप पेशेंट को वहाँ लिटा दीजिए। उसके इतना बोलते ही रोहान उस पर जोर से चिल्लाता है, मैं इसे कभी खुद से अलग नहीं करूँगा, समझे तुम चुपचाप अपना काम करो। वार्ड बॉय आगे जाकर ड्राइवर के साथ बैठ जाता है। अमन बस रोहान को देखता रहता है। स्वरा फिर एक बार मुस्कुराते हुए अपने हाथ रोहान के गाल पर रखकर कहती है, मिस्टर हैंडसम, तुम गुस्सा करते हुए अच्छे लगते हो, पर मैं तुम्हारी स्माइल एक बार देखना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बस स्माइल करते हुए इमेजिन किया था, जिसमें तुम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, पर मैं तुम्हारी रियल स्माइल देखना चाहती हूँ। रोहान एकटक स्वरा को देखता रहता है, फिर झट से उसे सीने से लगा लेता है और दर्द भरी आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। स्वरा मुस्कुराते हुए रोहान के कान पर कहती है, आई रियली लाइक यू मिस्टर हैंडसम। इतना कहते ही स्वरा की सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगती हैं। अचानक एम्बुलेंस रुकती है। रोहान बाहर देखता है तो वो लोग हॉस्पिटल आ चुके थे। रोहान स्वरा को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है। उसके पहुंचते ही स्वरा को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है। रोहान एकटक दरवाजे को देखता रहता है, फिर दीवार से टिककर आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों के सामने स्वरा से मुलाकात से लेकर अब तक की सारी घटनाएं बिल्कुल रील की तरह चलने लगती हैं। इधर फैक्ट्री में अचानक से कई सारे बॉडीगार्ड्स और पुलिस सबको घेर लेती है। पुलिस को देखकर सब पीछे हट जाते हैं। आदित्य, ध्रुव और प्रियंश एक साथ अंदर आते हैं। सभी प्रियंश को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। पुलिस सभी को वहां से लेकर चली जाती है। आदित्य पुलिस को देखकर कहता है, मैं जब तक ना कहूँ इनमें से किसी को रिहा मत करना। पुलिस हाँ में सिर हिलाकर चले जाते हैं। प्रीत होश में आते ही सीधे भागकर जाती है और प्रियंश के गले लग जाती है। प्रीत रोते हुए, प्रिंस तो ठीक है, कहाँ था अब तक? प्रियंश मुस्कुराते हुए प्रीत की पीठ को सहलाकर, दी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप ये क्या बच्चों की तरह रो रही हैं? प्रीत प्रियंश से अलग होकर जोर से मारकर चिल्लाती है, ये क्या मजाक था प्रिंस? प्रिंस अपने हाथ पे हाथ रखकर, दी दर्द होता है। प्रीत फिर एक बार रोते हुए प्रियंश के गले लग जाती है। प्रियंश अब नीलिमा के पास जाकर उनके आगे दोनों घुटनों के बल बैठकर कान पकड़ लेता है और नीलिमा को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी माँ, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया, लेकिन ये सब करना ज़रूरी था।
इसके लिए आप मुझे जो सज़ा देना चाहती हैं वो दे सकती हैं। नीलिमा एकदम रोते हुए प्रियंश को उठाकर गले लगा लेती है। सभी की आंखें नम हो जाती हैं। प्रियंश अपने दादा और पापा से भी सॉरी बोलता है। प्रियंश अब काव्या के सामने खड़ा हो जाता है। काव्या बस प्रियंश को देखती रहती है। प्रियंश काव्या को देखकर कहता है, बड़ी नसीब वाला हूँ मैं जो मुझे आपके जैसा दोस्त मिला। अपनी जान को दांव पे रखकर आपने बस हमारी जान बचाने की कोशिश की। आई एम वेरी लकी। फिर प्रियंश अपने कान पकड़कर कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके जज्बातों की कदर नहीं की। काव्या कुछ देर तक प्रियंश को देखती रहती है, फिर अचानक से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देखकर प्रियंश अपने हाथ बढ़ाने वाला होता है कि वो एकदम से अपने हाथों को रोक लेता है। वहीं जब आदित्य काव्या की आंखों में आंसू देखता है तो जल्दी से उसकी ओर बढ़ जाता है। आदित्य के पहुंचते ही काव्या आदित्य के गले लगकर रोने लगती है। काव्या आदित्य के सीने से लगे हुए रोते हुए कहती है, अच्छे से माफ़ी मांगिए। प्रियंश कंफ्यूज्ड होकर, अच्छे से कैसे मांगूं? काव्या एकदम से, कान पकड़कर उठक बैठक कीजिए। प्रियंश हैरान होकर काव्या को देखता है। प्रियंश को ऐसे देखता पाकर काव्या और ज़ोर से रोने लगती है। प्रियंश हड़बड़ाकर, अच्छा बाबा कर रहा हूँ बोलते हुए प्रियंश उठक बैठक करते हुए सॉरी बोलने लगता है। प्रियंश और काव्या की हरकत देख दुख भरे माहौल से निकलकर सब हंसने लगते हैं। कुछ देरी में सारा परिवार जाने लगता है। प्रियंश एकटक काव्या को देखने लगता है। उसकी नज़रों को देखकर ध्रुव प्रियंश के कंधे पर हाथ रखता है। प्रियंश मुड़कर काव्या को देखता है। ध्रुव एक नज़र प्रियंश को देख काव्या की तरफ देखकर कहता है, मुझे अच्छे से पता है तुम काव्या के लिए क्या फील करते हो। भले ही तुमने ये सब नाटक किया था, पर फिर भी तुम्हारे दिल में काव्या के लिए फीलिंग्स हैं, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। प्रियंश भी जाती हुई काव्या की ओर देखकर कहता है, हाँ ये सच है कि मैं काव्या से सच में प्यार करता हूँ। वो है ही ऐसी कि मैं खुद को उसके प्रति उत्पन्न एहसासों को रोक नहीं पाया। प्रियंश की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगता है। अब तक सब लोग जा चुके थे। फैक्ट्री में बस प्रियंश और ध्रुव थे। ध्रुव मुस्कुराते हुए, सच कहा तुमने। काव्या है ही ऐसी कि किसी को भी उससे प्यार हो जाए। अब मुझे ही देख लो। मैं भी पहली ही नज़र में काव्या को दिल दे बैठा था, लेकिन प्रियंश हैरानी से ध्रुव को देखता है। तभी बाहर से श्रेष्ठा के बुलाने की आवाज़ आती है। ध्रुव बाहर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ज़रूरी नहीं कि पहला प्यार ही सक्सेसफुल हो, दूसरी मोहब्बत भी बहुत सुकून दे जाती है, जो अब मैं फील कर रहा हूँ मेरी वाइफ के साथ रहकर। भले ही मेरा पहला प्यार काव्या थी, लेकिन एट प्रेजेंट और आखिरी सांस तक मेरा प्यार सिर्फ श्रेष्ठा रहेगी। इतना बोलते ही ध्रुव प्रियंश की ओर देखकर, मैं तुमसे ये तो नहीं कहूँगा कि तुम भी वही करो जो मैंने किया, पर मैं बस तुमसे इतना कहूँगा कि हम जिससे प्यार करते हैं उसकी खुशी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर उसकी खुशी छीनने का क्रेडिट हमें मिल जाए तो ये कोई प्यार नहीं, बस पाने की चाहत है। इतना बोलकर ध्रुव प्रियंश के कंधे को थपथपाता है और वहाँ से निकल जाता है। कार में आदित्य और काव्या बैठे हुए थे। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। आदित्य अपने फ़ोन में बिजी था और काव्या बस आदित्य से बात शुरू कैसे करे ये सोच रही थी। इस घबराहट में काव्या अपने हाथ बार बार मसल रही थी। आदित्य भी काव्या को नोटिस कर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। काव्या से जब कुछ बोला नहीं जाता तो वह फ्रस्ट्रेट होकर सीट से टिककर बैठ जाती है। इधर अनुराग सीधे सपना के घर जाता है। उसे देखते ही अनु दौड़ते हुए आकर अनुराग से लिपट जाती है। अनुराग अनु को गोद में उठाकर गाल पर किस करता है। अनु भी अनुराग के गाल पर किस करके कहती है, पापा आई रियली मिस्ड यू। अनुराग अनु की नाक पर टेप करके, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। सपना एकटक अनुराग को देखती रहती है। प्रकाश और शिखा भी वहीं खड़े थे। अनुराग दोनों को देखकर, माँ पापा मैं सपना और अनु को लेने आया हूँ। अनु जब ये सुनती है तो जल्दी से प्रकाश और शिखा को देखकर खुशी से बाय बोलने लगती है। वहीं ये सुनकर तो सपना की खुशी का जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसके होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सपना के चेहरे पर मुस्कुराहट देख प्रकाश और शिखा भी मुस्कुराते हुए अनुराग को देख हाँ में सिर हिला देते हैं। अनुराग प्रकाश और शिखा के पैर छूकर उन्हें अलविदा कहकर कार में अनु को गोद में लेकर बैठ जाता है। सपना भी उसके साथ बैठ जाती है। अनुराग कार स्टार्ट करता है। सपना अनुराग के हाथ पर अपना हाथ रख लेती है। अनुराग सपना को देखता है, फिर मुस्कुराते हुए आगे देखकर ड्राइव करने लगता है। इधर अर्जुन प्रीत को गोद में उठाकर कमरे की ओर बढ़ रहा था। वहीं प्रीत खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, छोड़िए अर्जुन, हमें अपने घर जाना है, हमें प्रिंस के साथ कुछ वक्त बिताना है, उससे बातें करनी है। अर्जुन प्रीत की बातें बिना सुने कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक करता है, फिर प्रीत को लेकर बेड पर बिठा देता है। प्रीत उठकर खड़ी होती है। अर्जुन झटके से प्रीत के हाथ को पकड़कर उसे बिठा देता है। प्रीत कुछ बोलने को होती है कि अर्जुन सीधे
प्रीत के होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। प्रीत की पकड़ अर्जुन के कंधे पर कस जाती है। अर्जुन बहुत ही सॉफ्टली प्रीत को किस करने लगता है। प्रीत भी अब अर्जुन का साथ देते हुए उसे किस करने लगती है। 15 मिनट की किस के बाद अर्जुन धीरे से प्रीत के होठों को छोड़कर उसे देखने लगता है। प्रीत की आंखें बंद थी। काफ़ी देर बाद प्रीत अपनी आंखें खोलती है तो पाती है कि अर्जुन उसके चेहरे के बहुत करीब था। अर्जुन प्रीत की आंखों में देखकर, जान, आज माँ, पापा, दादाजी और प्रियंश यहीं रुक रहे हैं। प्रीत बस एकटक अर्जुन को देखती रहती है। इस पर अर्जुन मुस्कुराते हुए उससे दूर हटकर वॉशरूम चला जाता है। इधर आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है, लैपटॉप लेकर बेड की तरफ जाकर फ़ोन लेता है और सोफे की तरफ जाने लगता है कि काव्या कहती है, आप मुझसे नाराज़ हैं। आदित्य काव्या की बात सुनकर कोई रिएक्ट नहीं करता और अपने कदम बढ़ाते हुए जाने लगता है। फिर उसे फिर एक बार काव्या की आवाज़ सुनाई देती है, मिस्टर हस्बैंड। आदित्य अब मुड़कर काव्या को देखने लगता है, जो इस वक्त ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर कान पकड़े हुए थी। काव्या आदित्य को देखकर, आई एम सॉरी, आप पर विश्वास नहीं करने के लिए। आई एम सॉरी, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने के लिए। आई एम सॉरी, आपको ना समझने के लिए। आई एम सॉरी, आपको दर्द देने के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आदित्य काव्या की ओर बढ़कर अपना हाथ आगे करता है। काव्या आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। आदित्य काव्या को उठाकर बेड पर बैठने के लिए कहता है। काव्या बेड पर बैठकर एकटक बस आदित्य को देखती रहती है। आदित्य लैपटॉप और फ़ोन को साइड में रखकर काव्या के गाल पर एक हाथ रखता है। दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थी। आदित्य काव्या की आंखों में देखकर, मैंने भी तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना, तुम पर मैंने हाथ उठाया, बहुत दर्द दिया होगा ना तुम्हें। आई एम सॉरी वाइफी, कहते हुए आदित्य आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर काव्या की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। आदित्य आगे बढ़कर काव्या की गाल पर किस करता है। काव्या बस आदित्य को देखती रहती है। इतना करते ही आदित्य दूर हो जाता है। काव्या तुरंत आगे बढ़ती है और आदित्य के चेहरे को दोनों हाथों से थामकर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। काव्या के ऐसे करते ही आदित्य काव्या की कमर को पकड़कर खींच लेता है, जिससे दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दोनों किस करने में इतने मग्न हो गए कि उन्हें किस करते हुए आधा घंटा बीत गया। काव्या धीरे से आदित्य के होठों को छोड़ती है, फिर गले लगाकर अपनी सांसें नॉर्मल करने लगती है। कुछ देर बाद काव्या आदित्य से अलग होकर आदित्य को देखने लगती है। वहीं हॉस्पिटल में सरा का ऑपरेशन हो चुका था। वो बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। रूहान अंदर जाता है और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ पकड़कर उसे देखने लगता है। सरा धीरे से आंखें खोलती है। रूहान को देखते ही सरा के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। रूहान सरा के गालों पर हाथ रखकर, तुम ठीक हो, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। सरा मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला देती है। रूहान एकटक सरा को देखने लगता है। सरा भी रूहान को देखती रहती है। सरा उसी तरह देखते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, मुझे बेड पर लेटे रहना पसंद नहीं, प्लीज़ तुम मुझे आज ही लेकर चलो। रूहान बहुत नरमी से, आज यहीं रहो, मैं तुम्हें कल लेकर जाऊंगा। सरा का मुंह बन जाता है। फिर वो कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला देती है। रूहान ज़मीन से उठकर जाने लगता है कि सरा कहती है, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। रूहान पीछे मुड़कर सरा को देखकर, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सरा रूहान की आंखों में गहराई से देखने लगती है। सारी मुसीबतों का खात्मा होकर एक नई सुबह सिंघानिया विला में फैल जाती है। कमरे में आदित्य और काव्या के कपड़े फर्श पर गिरे हुए थे और दोनों एक चादर से लिपटे हुए सो रहे थे। सूरज की धीमी रोशनी पड़ते ही काव्या कसमसाते हुए आदित्य के सीने में छुपने लगती है। आदित्य आंखें बंद करके ही काव्या के माथे को चूमकर उसे बाहों में भर लेता है। काव्या अपने हाथ आदित्य की खुली पीठ पर कसने लगती है। वहीं आदित्य काव्या की खुली कमर से लेकर अपने हाथों को लपेट देता है। थोड़ी देर तक दोनों वैसे ही आंखें बंद रखते हैं। आदित्य अपनी आंखें खोलकर घड़ी की ओर देखता है, जिसमें सुबह के 6 बज रहे थे। आदित्य काव्या के कान में धीरे से, वाइफी गेट अप। काव्या बस हूँ में जवाब देती है। आदित्य काव्या के कान में फिर एक बार कहता है, वाइफी सुबह हो गई। इतना बोलते ही आदित्य काव्या के कान पर किस करता है। काव्या कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। काव्या आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या के होठों में अपनी उंगली रखकर सहलाने लगता है। कुछ देर बाद आदित्य काव्या के होठों पर किस करके पीछे हट जाता है। काव्या मुस्कुराते हुए आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखकर, तुम्हें पता है, आज तुम बहुत रोंदू हो गई हो। हर बात पर तुम्हारे आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें चश्मा लगाना पड़ेगा, तब तुम बिल्कुल आंटी जैसी दिखोगी। काव्या घूरकर आदित्य को देखती है, फिर एकदम से कहती है, आपको मैं आंटी दिखती हूँ। आदित्य इधर उधर देखते हुए,
मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम आंटी दिखती हो, मैंने तो बस ये कहा कि तुम चश्मा। इतना बोलते हुए आदित्य की नज़र काव्या पर पड़ती है जो उसे बुरी तरह से घूर रही थी, जिससे आदित्य के आगे की बात गले में ही अटक जाती है। कुछ देर तक काव्या वैसे ही घूर कर आदित्य को देखती रहती है, फिर अचानक से दोनों के साथ में हंसने लगते हैं। काव्या आदित्य को टाइटली पकड़कर, मैंने आपकी ऐसी बातों को बहुत मिस किया। आदित्य भी काव्या को टाइटली हक करके कहता है, मैंने भी तुम्हारे इस क्यूट से फेस को बहुत मिस किया। इधर रूहान सौरा को गोद में उठाकर अंदर आ रहा होता है, तभी मायावती और विशाखा उसे देख लेती है। मायावती और विशाखा एक साथ खड़ी होकर, रूहान आप दोनों कहाँ थे और सौरा को आपने गोद में क्यों उठाया है, क्या हुआ है सौरा को? एक साथ इतने सारे सवाल सुनकर सौरा तुरंत जवाब देती है, बड़ी माँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सौरा इसके आगे कुछ बोलती, रूहान बीच में बोलता है, मैं पहले फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोलते ही रूहान सौरा को लेकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है और जाकर बेड पर अच्छे से लिटाता है। रूहान सौरा को छोड़कर उसे देखते हुए, 1 इंच भी इस बेड से मत हिलना। सौरा आज्ञाकारी बच्ची की तरह हाँ में सिर हिला देती है। यह देखकर रूहान कबर्ड से कपड़े निकालकर वॉशरूम चला जाता है। रूहान वॉशरूम में जाकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़े हो जाता है। रूहान अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखें बंद करते ही उसके कानों में बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। लव यू एंड आई रियली मिस यू सोना, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करो, वो मेरे भैया हैं। सर, भैरव अरोरा सौरा मैम के कज़िन ब्रदर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पागल दीवानों की तरह मैम से प्यार करते हैं। उसने मैम को पाने के लिए अपनी सारी हदें पार कर दी। रोहन अचानक अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों के सामने अब सौरा का मासूम चेहरा दिखने लगता है। वहीं इसके सिवाय उसके कानों में सौरा की कही गई बातें सुनाई देने लगती हैं। मिस्टर हैंडसम, तुम गुस्सा करते हुए अच्छे लगते हो, पर मैं तुम्हारी स्माइल एक बार देखना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बस स्माइल करते हुए इमेजिन किया था, जिसमें तुम बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम के साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, पर मैं तुम्हारी रियल स्माइल देखना चाहती हूँ। आई रियली लाइक यू मिस्टर हैंडसम। ये सब सुनाई देते ही रोहान खुद को आईने में देखने लगता है। आईने के सामने खड़े होते ही रोहान खुद को बड़े गौर से देखने लगता है। कुछ देर तक वो खुद को वैसे ही देखता रहता है, फिर आईने के सामने से हटकर शार बंद करता है। कपड़े पहनकर रूहान बाहर आकर देखता है तो मायावती, विशाखा और श्रेष्ठा सौरा के पास बैठी थी। श्रेष्ठा अपने हाथों से सौरा को नाश्ता खिला रही थी, वहीं विशाखा सौरा के लिए एप्पल कट कर रही थी और मायावती सौरा के बालों में हाथ फेर रही थी। रूहान चलते हुए उनके पास जाकर बैठ जाता है। उसके बैठते ही श्रेष्ठा रूहान को देखकर कहती है, रूहान तुम आ गए, अब बताओ कि सौरा के साथ ये सब कैसे हुआ और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? श्रेष्ठा के सवाल से विशाखा और मायावती की भी नज़र उस पर चली जाती है। रूहान सबको परेशानी में देखकर सारी बातों को एक एक करके बताता है। रूहान की एक एक बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखते हैं। श्रेष्ठा एकदम से बोल पड़ती है, कोई अपनी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? आई मीन ऐसा नहीं है कि भाई बहन में प्यार नहीं होता, पर ये दीवानों की तरह प्यार करता है और सौरा से शादी भी करना चाहता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इस पर रूहान कोई जवाब नहीं देता। वहीं सौरा भी नज़रें झुका लेती है। थोड़ी देर तक बातचीत के बाद तीनों कमरे में चले जाते हैं। उनके जाते ही रूहान दरवाज़ा बंद करता है और सौरा के पास आकर बैठ जाता है। सौरा नज़रें झुकाए कहती है, मुझे भी फ्रेश होना है। रूहान कुछ देर तक सौरा को देखता है, फिर वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम से बाउल में पानी और एक कपड़ा लेकर आता है और फिर सौरा के कपड़े उतारने लगता है। सौरा हड़बड़ाते हुए, हे ये तुम क्या कर रहे हो? रूहान सौरा को बिना देखे, आई एम योर हस्बैंड, तो चुपचाप बैठी रहो। रूहान सौरा के टॉप को निकाल देता है और फिर उसकी लॉन्ग स्कर्ट को। सौरा ने अंदर में शॉर्ट और स्पोर्ट्स कमीज पहनी थी। रूहान सौरा को स्पंज बाथ देने लगता है। रूहान के हाथ सौरा के हर एक शरीर के अंग को छूने लगते हैं, जिससे सौरा सिहरते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। रूहान के हर एक टच से सौरा को एक बेचैनी सी होने लगती है। थोड़ी देर बाद रूहान बाउल को वॉशरूम में ले जाता है और सौरा को नाइटी पहना देता है। रूहान सौरा को अच्छे से लिटाकर खुद भी उसके पास लेट जाता है। रूहान के लेटते ही सौरा उसके बहुत करीब चली जाती है। सौरा एकटक रूहान को देखने लगती है। रूहान भी सौरा को ही देख रहा था। सौरा रूहान की आंखों में देखकर, तुम इतने अच्छे क्यों हो? पहली मुलाकात में तुमने मुझसे इतना रूडली बिहेव किया, फिर भी तुम मुझे उसी वक्त से बहुत पसंद आए, क्योंकि मैंने तुम में कुछ डिफरेंट देखा। यू आर वेरी डिफरेंट। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम कभी मेरे होगे। रूहान तुरंत रूडली जवाब देता है, आई एम नॉट योर्स, ओके? कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारा होऊंगा। सौरा मुस्कुराते हुए कहती है, अभी अभी तुमने कहा था कि यू आर माई हस्बैंड, भूल गए क्या?
मुझे तो समझ ये नहीं आता कि अगर तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते, मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, तो मुझे अपने करीब क्यों लेकर आते हो? कल तो मैं मर ही रही थी, मर जाने दिया होता, तुमसे हमेशा के लिए दूर चली जाती। सरा के ये कहते ही रूहान एकदम से सरा के हाथ को टाइटली पकड़कर कहता है, वही तो प्रॉब्लम है ना, जब तुम मुझसे दूर जाती हो तो ऐसा लगता है जैसे मैं जी नहीं पाऊंगा, और जब करीब होती हो तो बस तुमसे दूरी बनाकर रखने का मन करता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी अपना नहीं बनाऊंगा। सरा एकटक रूहान को देखती रहती है। रूहान को जब एहसास होता है कि उसने सरा का हाथ जोर से पकड़ा है तो तुरंत उसके हाथ को छोड़ देता है। रूहान के छोड़ते ही सरा रूहान को गले लगा लेती है और धीरे से कहती है, आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद यू। आई रियली रियली लाइक यू मिस्टर हैंडसम। रूहान चुपचाप रहता है। कुछ देर बाद सरा सो जाती है। उसके सोते ही रूहान उसके चेहरे को बड़े गौर से देखने लगता है और देखते देखते वो धीरे से बोलता है, आई थिंक आई ऑल्सो। बोलकर वो रुक जाता है और सरा के माथे को चूम लेता है। रात के वक्त सभी टेरेस पर मौजूद थे। टेरेस को बहुत अच्छे से सजाया गया था। अनु बलून्स को पकड़कर खेल रही थी। अनुराग और सपना चेयर पर पास पास बैठे बातें कर रहे थे। सभी को इंतजार था तो 12 बजने का। काव्या अपनी नजरें इधर से उधर फिराने लगती है, पर आदित्य कहीं नहीं होता। ये देखकर काव्या कहती है, ये कहाँ रह गए? इतना बोलकर काव्या सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है, तभी प्रीत बीच में मिलती है। प्रीत को देखते ही काव्या नजरें झुका लेती है। अचानक उसके कानों में प्रीत के चिल्लाने की आवाज आती है, काव्या, तुमने तो कहा था कि तुम प्रिंस को कुछ नहीं होने दोगी, फिर ये सब कैसे हुआ? असल में ना काव्या, गलती सिर्फ तुम्हारी है। ना तुम प्रिंस से कभी मिलती, ना कभी प्रिंस को तुमसे प्यार होता, ना ही आज उसके साथ ये सब होता। ये सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरे प्रिंस की जान गई, तुम गुनहगार हो इन सब की। प्रीत को काव्या की नजरें झुकाए देखकर टीस सी उठती है। वो काव्या का हाथ पकड़ती है तो काव्या प्रीत को देखने लगती है। प्रीत गिल्ट भरी आंखों से देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी काव्या, मैंने उस वक्त पता नहीं क्या क्या बोल दिया। उस वक्त मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था, इसीलिए जो मुंह में आता चला गया मैं बकती चली गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। काव्या, कोई बात नहीं। प्रीत झट से काव्या के गले लग जाती है। प्लीज़ काव्या, मुझे माफ़ कर दो। आज कुछ वक्त में ये पुराना साल ख़त्म हो जाएगा, तो प्लीज़ तुम पुरानी बातों को भूल जाओ। आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। काव्या प्रीत की पीठ पर हाथ रखकर, प्रीत, मैं तो वो सब कुछ कब का भूल चुकी हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। हालात ही ऐसे थे कि जज्बातों का बाहर आना जायज़ था। इधर स्टडी रूम में आदित्य खड़ा था और प्रियंश सोफे पर आराम से पैर पसारे बैठकर एप्पल खा रहा था। प्रियंश एप्पल खाते हुए, क्या हुआ आदित्य, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आदित्य कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहता है, फिर वैसे ही खड़े होकर कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरी वाइफी से प्यार करते हो। तुम्हारी आंखों में मुझे अच्छे से वो एहसास दिखते हैं। प्रियंश लापरवाही से, हाँ तो क्या, तुमने मुझे यहाँ काव्या को मेरे हवाले करने के लिए बुलाया है? आदित्य प्रियंश की ओर मुड़कर उसे देख बहुत सीरियस टोन में कहता है, अगर मैंने हाँ कहा तो तुम क्या करोगे? प्रियंश के हाथों से एकदम से एप्पल छूटकर गिर जाता है। वो आदित्य को देखने लगता है जो बहुत सीरियस होकर खड़ा था। प्रियंश सोफे से उठकर एकदम चिल्लाते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या बकवास कर रहे हो? आदित्य, वो तुम्हारा प्यार है और काव्या का प्यार भी सिर्फ तुम हो, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है कि मैं तुमसे काव्या को छीनूंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काव्या की खुशी सिर्फ तुम हो और मैं अपने प्यार की खुशी उससे कभी नहीं छीनूंगा। आदित्य चुपचाप प्रियंश को देखता रहता है, फिर उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना था। आई विश कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई आए जो सिर्फ तुम्हारी हो। प्रियंश बस आदित्य को देखता रहता है। वहीं काव्या बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसे आदित्य का बिहेवियर देखकर बहुत अच्छा लगता है। उसके होंठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। वो एक नज़र स्टडी रूम को देखकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अंदर प्रियंश एकदम से मुस्कुराते हुए कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी लाइफ में कोई ना हो, सिर्फ काव्या हमेशा मेरे दिल में रहे? इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आदित्य के होंठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है। वो प्रियंश को देखकर कहता है, प्रॉब्लम मुझे नहीं तुम्हें होगी। जब एक तरफा मोहब्बत होती है ना, तब जितनी तकलीफ़ होती है ये मैंने अच्छी तरह से महसूस किया है। जब हम अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखते हैं तो दिल इतना तड़पता है कि खुद को मारने का मन करता है। कुछ लोग एक तरफा मोहब्बत में पागल हो जाते हैं तो कोई खुद को मार देते हैं या कोई उसी को मार देते हैं जिससे वो प्यार करते हैं।
ये सुनकर प्रियंश एकदम से बोल पड़ता है, तो क्या तुम भी एक तरफा मोहब्बत कर चुके हो? आदित्य प्रियंश को देखता है। प्रियंश की बात को टालते हुए आदित्य घड़ी को देखकर कहता है, चलो 5 मिनट है नए साल को शुरू होने में। इतना बोलते हुए आदित्य आगे बढ़ जाता है। प्रियंश कुछ देर तक आदित्य को देखता है, फिर वो भी उसके पीछे चला जाता है। 12 बजते ही टेरेस पर एक जोरदार आवाज़ गूंजती है, हैप्पी न्यू ईयर। उसके साथ ही पटाखों की थोड़ा शोर और मिठाइयों के बंटवारे करते हुए नए साल का सभी स्वागत करते हैं। कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसके लिए मैं दोबारा सारे नाम क्लियर कर देती हूँ। सिंघानिया फैमिली में वीरेंद्र सिंघानिया और अरुणी देवी आदित्य के दादा और दादी हैं। पृथ्वीराज और विशाखा आदित्य के मम्मा और पापा। अमरजीत और मायावती आदित्य के चाचा और चाची। वृंदा आदित्य की बुआ और ध्रुव की माँ। वहीं राठौर फैमिली में प्रलय सिंह प्रीत के दादाजी, वैसे प्रीत की दादी भी हैं पर उन्हें इस स्टोरी में शामिल नहीं किया। शंकर और नीलिमा प्रीत के मम्मी और पापा। प्रबल और रोहिणी प्रीत के छोटे दादा और दादी जी। प्रबल वही है जो अरुणी देवी के लिए दीवाना था और रोहिणी अरुणी देवी की छोटी बहन है। योगेंद्र राठौर प्रबल और रोहिणी का बेटा। उनके 2 बेटे, मानव जिसने रुखसार को धोखा दिया था और जिसे आदित्य ने मरवा दिया, और तानव जो उससे छोटा है।